तो हमारी टीम गई थी पेट्रोलिंग के लिए, तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट को AK-47 लिए हुए जिंदा पकड़। तो लड़कों को पता नहीं था टेररिस्ट होते कैसे हैं, अपने लड़कों ने उसे पहले देखा नहीं था। BSF के जवानों ने जिस बटालियन में था, AK-47 को लटकाए हुए इन्होंने रिएक्ट किया, दौड़ाया और उसे पकड़ लिया। वो फायर नहीं कर पाया, वो जिंदा पकड़ के लाए। गुलजार, अभी भी मुझे नाम गुलजार नाम था उसका। पहली बात तो यह कि वो कश्मीर में था, ये पता था, सैटेलाइट फोन वो यूज करता था। और जो पकड़े गए थे पार्लियामेंट अटैक के बाद, इन लोगों के भी बयान थे को कश्मीर में ही रह रहा। 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कश्मीर जाने का निर्णय लिया, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, मैं कश्मीर का दौरा करूंगा। उस दौरान गाजी बाबा ऑलरेडी श्रीनगर सिटी के अंदर सिटी में वो अपना अड्डा शिफ्ट कर चुका था। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। तो एक अंडरग्राउंड तहखाने के नीचे उसका पूरा सामान रखा था। मैंने फायर किया तो एक तो लुढ़क गया। To IC 61st Battalion BSF NNE दुबे रिपोर्टिंग मैम। तो वो आगे जो बॉडी पलटी थी वही गाजी बाबा की बॉडी थी, जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ। तब हमें नहीं पता लगा कि किसको लग रही गोली, कौन मारा जा रहा। दूसरा निकल के भागा वहां से, राशिद भाई। अच्छा। तो टेरेस से जंप किया तो फर्स्ट फ्लोर पे उसको जवानों ने मार दिया। 2 ही टेरेस थे अंदर, दोनों पाकिस्तानी थे। ये 2 थे, हाँ। गाजी बाबा और राशिद भाई। और हमारे जो अंगरक्षक था एक सिपाही बलबीर, उसको गोली लग गई, वो शहीद हो गया। उसको पहला बस्ट ही लग गया, हमारे से पहले उसको इंजरी लगी। और भागते हुए राशिद ने जो फायर किया वो मेरे हाथ पे, ये कंप्लीट बस्ट लगा, पेट में लगा, पैर में लगा, चेस्ट में लगा। आपको टोटल 7 गोलियां तो ये पूरे हाथ में लगते चले गए, मतलब हाँ, बस ये एक्चुअली हाथ की ही गोली पता लगी मुझे, बाकी इंजरी मुझे कुछ नहीं पता लगा। उससे पहले आप हाथ का तो हाथ लटक गया और इतना सराहा गया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया इस ऑपरेशन को। वी आर प्राउड टू से दैट वी किल्ड आवर ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। There are very few people in this world who work for their nation without caring for any gains or recognition or titles or even their life. One such person who looked terror in the eye, having killed high-value terrorists like Ghazi Baba, mastermind of the 2001 Parliament attack, in a major encounter in Kashmir in 2003, this man sustained 7 bullet wounds and was finally awarded the Kirti Chakra for this tremendous feat. We have with us Narendra Nath Dubey, who retired as DIG BSF in 2022 and is still contributing in India's fight against terror, working closely with central agencies. Let us hear the story of this extraordinary man, from being a boy back in his village in Gorakhpur to joining the BSF and now finally having a Bollywood biopic made on his life in his own words. Sir, welcome to our show, TDM Manthan. We are really glad to have you. It's been long, हम चाह रहे थे आप आए और finally अब आप आए हैं यहाँ पे हमारे साथ. So, we will start from the start. जब आप BSF में आए, अभी तो आप अभी लाइमलाइट में इतना ज़्यादा आए हैं, मूवी आ गई है, लेकिन उससे पहले to know who was नरेंद्र नाथ धर as a kid, as a boy, और आप कैसे आए BSF में और आप स्कूल में कैसे थे, और मतलब आपकी अर्ली लाइफ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? इसमें वत्सला जो इशू है वो तो ये है कि चलिए लाइमलाइट तो ये सारे तो इत्तेफाक हैं। ये लाइमलाइट और फिल्म तो ज़िंदगी में बनेगी और ये पब्लिक तक जाएगी, इसका कोई ना ख्याल में था ना ऐसा कोई। इसमें देखा जाए तो यस, ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई मेरा अपना इनिशिएटिव भी नहीं है। तो लाइन ऑफ ड्यूटी में कुछ हुआ इस तरह का कि उस पर किसी को इंटरेस्ट जगा और बॉलीवुड में किसी प्रोडक्शन ने इसको एक स्टोरी वर्थ प्रोजेक्टिंग के तौर पे पेश किया। इट वाज डेफिनेटली अ स्टोरी वर्थ प्रोजेक्टिंग। इट वाज एन ऑपरेशन जो आपने पूरा लीड किया है, पूरा डिज़ाइन किया है। तो ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा कि आपको पता है, एक लीड ऑर्गेनाइजेशन रही है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस JNK की। और वो फेज जो बेसिकली वो ऐसा फेज था जो बेसिकली जिसको टेररिज्म के नाम से जाना जाता था, और आज भी वहाँ टेररिज्म है, लेकिन आज का फेज बड़ा डिफरेंट है। तो उसके अधिकारी के तौर पे मैंने वो वर्क किया और जो काम किया ये उस
काम की एक परिणति है, उसका एक कल्मिनेशन था, तो उससे वो स्टोरी जुड़ती है। जहाँ तक मेरे पर्सनल लाइफ की बात है तो मैं बड़े एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा फार ईस्ट एरिया में लोकेटेड, ऑलमोस्ट टचिंग बिहार बॉर्डर, एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं वहाँ मेरी चौरी चौरा तहसील है। चौरी चौरा जैसा कि आपको पता है अपने आप में फेमस है। हाँ, अपने आप में एक फ्रीडम एक ऐसी हिस्ट्री कैरी करता है कि उसका अपना पेज है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में। राइट। वहाँ मेरा गांव है, तो मैं बेसिकली गांव से हूँ। अच्छा। एक गांव का बाशिंदा रहा हूँ, गांव में ही पैदा हुआ हूँ, और हम लोगों की स्ट्रेंथ ही गांव रही है, वही हमारा स्ट्रेंथ रहा है। और बड़ा रिमोट, बड़ा ही इंटीरियर एरिया में मेरा गांव था। अच्छा। था इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के तारीख में तो वो बहुत ही वेल कनेक्टेड हो गया है। लेकिन जब हम पैदा हुए, ज़िंदगी में जब हमें सुविधाओं की ज़रूरत थी, उस समय वहाँ उसके नाम पे कुछ नहीं था। अच्छा। जो था वो एक गांव था। गांव का जो सेटअप होता है, जैसा कि आपको पता है, टिपिकली शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर, और हिमालयन रिवर है जो राप्ती, उसी के बैंक पे है, उसी के किनारे हमारा गांव है। अच्छा। और ये नदी फर्दर जाके सरयू में मिलती है, सरयू फर्दर जाके गंगा में मिलती है, जो हिमालयन रिवर का फ्लो है उस हिसाब से। तो हम लोगों को थोड़ा तराई बेल्ट का भी मानते हैं। अच्छा। क्लोजर टू नेपाल एंड क्लोजर टू बिहार, ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, और उसको कछार बोलते हैं। अच्छा। कछार शब्द वो होता है कि सराउंडेड बाय रिवर्स, और बाढ़ में कहीं निकलने का रास्ता ना हो, पानी से भरा और डूबा हुआ इलाका हो। अच्छा, तो इतना फ्लड रहता है? इतना फ्लड आता था, और वाटर लेवल 15 फीट 20 फीट। अच्छा। हाँ, इतना ज़्यादा। और एक रबी की फसल होती है जिसमें मेन क्रॉप गेहूँ है, उस फसल में तो सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती थी। इतना हमारा एरिया इन अबंडेंस ऑफ वाटर। तो वहाँ से रहने वाले बेसिक कम्युनिटीज़ हम लोगों के यहाँ खास कुछ थी नहीं। एक चीज़ जो था कि एजुकेशन को लेके अवेयरनेस बहुत थी। वो मैं कई बार कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ एक ऐसे गांव से हैं कि है तो उनका भी गांव, लेकिन वहाँ वो लोग थोड़े से सेमी अर्बन कह लीजिए। अच्छा। तो वो कई बार कहते हैं कि आप लोगों का निपट गांव, यानी जिसको कहते हैं ना कि कोर विलेज, बड़ा क्रूड टाइप एरिया, वहाँ एजुकेशनली लोग इतने अवेयर थे, और आपके यहाँ शिक्षा ज़्यादा बेहतर थी। ऐसे क्यों था सर? ये कैसे हुआ? मैंने जानने की कोशिश की, तो उसका आंसर ऐसे मिल के आया कि हैव नॉट। लाइफ में कई बार कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे आपको लगता है ये मेरे पास नहीं है, तो आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। तो ज़िंदगी में चाहत का जो वैक्यूम है ना, जब वो भरता जाता है, तो आदमी के पास फर्दर चाहने की एक तो थोड़ी अभिलाषा कम हो जाती है, थोड़ा उसके लिए ड्राइव भी कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो भी था, उसके मन में था कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम नौकरी नहीं पाएंगे। तो ये आपके पेरेंट्स और ये उनके पेरेंट्स और जनरल इकोसिस्टम भी वहाँ का ही था। लेकिन जो गांव बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे, कनेक्टेड थे, तो उनको लगता था हमारी पूरी बेसिक ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं। तो हम थोड़े से हौले हौले भी चलेंगे ज़िंदगी में, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। लेकिन एक वह आदमी एक उस समाज से निकला हुआ जहाँ चीज़ें उतनी उसके पास नहीं हैं, तो वो उसके लिए बड़ा एफर्ट करता है। तो मतलब वहाँ पे ये सब इश्यूज थे, तो उससे ये अगेंस्ट, हाँ, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से मोटिवेशन था। यानी जो परेशानियाँ थी वो मुझे ऐसा कम मौका लगा कि वो आपके लिए हिंड्रेंस हैं, ऐसा कम लगा मौका कि आपके लिए एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है। वो परेशानियाँ, उन परेशानियों ने आपको बिल्टअप बहुत अच्छा किया। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं ना, उन चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड बहुत बढ़िया किया। कि जिसको कहते हैं कि छोटे मोटे चीज़ें, छोटे मोटे झटके, चाहे हेल्थ इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, सेटबैक हो, कोई लॉस है, कोई गेन है, उसको लेके नज़रिया बड़ा अलग रहता था। तो हमारे यहाँ तो गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल था। पेड़ पे पढ़े हैं? हाँ, पेड़ के नीचे क्लास लग जाती थी 10 से 4 के बीच में। कितने बजे क्लास लगेगा तो वो धूप के शेड से पता लगता था कि धूप का शेड अगर छत से यहाँ आ गया है तो इसका मतलब 10 बज गए हैं। अच्छा। और 4 बजे छुट्टी होती थी तो एक लाइन खींची रहती थी कि
धूप यहाँ आ गया है, इसका मतलब 4 बज गया होगा। अच्छा, तो घड़ी नहीं थी वहाँ घड़ी पे? कहाँ होती थी, घड़ी कोई अच्छा। एक आध बार होती थी। मेरे गांव में मुझे याद है कि मेरे फादर के पास घड़ी थी, तो घर में किसी गांव में किसी का बच्चा पैदा होता था तो बर्थ का टाइम लोग नोट करते थे। तो क्या टाइम हुआ है ये पूछने के लिए दूसरे टोला से लोग चल के आते थे। अच्छा। वो वॉक करते थे 200-300 मीटर कि मास्टर साहब कितना बज रहा है। तो हमारे पिताजी से पूछते थे कि रोमर की घड़ी थी उनकी एक पुरानी, मुझे याद है, तो बताते थे कि 10:10। तो उसमें लोग 3 मिनट घटा लेते थे कि जब मैं चल के आया हूँ तो 3 मिनट लगा होगा। तो घड़ी लग्जरी थी, घड़ी एक लग्जरी थी। साइकिल मिग था, मिग 29 था हमारे टाइम में। साइकिल में या बाइसाइकिल किसी के घर में है तो वो बारो भी करता था आदमी, किसी के यहाँ जाता था तो मुझे साइकिल दे दो, कोई काम है, तो देने वाला बड़े टशन के साथ देता था कि भाई ले जाना, साइकिल मेरी ख़राब नहीं होनी चाहिए, मुझे ठीक ठाक करके वापस दे देना। और किसी की साइकिल आप यूज किए, उसके टायर का हवा अगर कम हो गया तो अगले दिन आपको साइकिल उधार भी नहीं देगा। ट्रांजिस्टर यूज टू बी दी बिगेस्ट मोड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द विलेजेस। शाम को सबको पता होता था कि 7:20 पर BBC लंदन आएगा। अच्छा। सबको पता होता था 9 बजे न्यूज़ आएगी। तो उस एरिया मोहल्ले के लोग एक घर पे इकट्ठे हो जाते थे जिसके यहाँ ट्रांजिस्टर होता था, जिसके पास होता था। वो ट्रांजिस्टर में भी 3 बैटरी लगती थी, वो 1.5 वोल्ट की या जो भी होती थी। तो कई बार बैटरी वीक हो जाती थी और बाज़ार से लाने में कई दिन लग गए तो उतने दिन न्यूज़ नहीं सुन पाता था आदमी। अच्छा। तो सारे इकट्ठा होकर सुनते थे, उसमें कोई आवाज़ नहीं करता था और क्या दिल लगा के लोग सुनते थे कि अरे आज तो न्यूज़ सुन लिया। और BBC लंदन जो आता था शाम के 7:20 पे, उससे लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते थे। अच्छा, तो उसमें एजुकेशनल 7 डेज के उसके न्यूज़ के बाद वो 15 मिनट का अलग अलग सब्जेक्ट पे की स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करते थे। अच्छा। ज्ञान विज्ञान, खेल, साहित्य कला, ऐसे अलग अलग साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी वो नई नई चीज़ लाते थे, तो उसको लोग नोट करते थे कि आज ये बताई गई। तो प्राइमरी एजुकेशन 5वीं तक तो ऐसे ही हो गया। अच्छा। गांव में बैठे बैठे कब वो क्लास, तब KG प्रेप नर्सरी होता नहीं था, सीधे फर्स्ट में जाते थे हम सीधे लोग, फर्स्ट में जाते, क्योंकि KG प्रेप नर्सरी परिवार में हो जाता था और बड़ा फ़ायदेमंद भी था इन द सेंस कि यू लर्न इंटरपर्सन रिलेशनशिप इन द हाउस। राइट। उसके बाद हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप, बेसिक जो श्लोकाज होते थे वो गांव घर के अंदर होते थे। कुछ मतलब जितने दस्तूर है जिसको कहिए, राइट, जो विजडम ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड का ग्रो करना, कम्युनिटी लिविंग, एक लार्जर फैमिली में बच्चे कैसे रहते हैं, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कैसे निभा रहा है, एक बीमार है तो दूसरा कैसे मदद कर रहा है, और सब लोग ज्वाइंट ही सोते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही रहते थे। दुख सुख था एक सपना अपना हो या बेगाना। वो फन डिफरेंट था, मतलब बहुत आजकल ऐसा ऑफ बचपन, कोर्स अभी नहीं होते हैं। वही देख रहा हूँ ना कि अपब्रिंगिंग बच्चों में उनका दोष नहीं है, समाज में लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उनकी नीड्स बदल गए हैं, बिल्कुल। चैलेंजेस भी पहले से अलग हैं। तो हम लोग तो ऐसे पल बढ़ गए और एक भाई की किताब दूसरा भाई यूज कर रहा है। हाँ। मामा अगर 12वीं पास किए तो 11वीं में भांजा पास करके गया तो मामा की बुक आ जाती थी, किसी जानने वाले की किताबें आ जाती थी। तो आप भी ऐसे पढ़े? मैं अपने अखिलेंद्र नाथ द्विवेदी, मेरे चचेरे मामा की बुक फ्री हुई तो मैं वो बुक मेरे लिए आई। वो बुक पहले से, वो किताबें बुक की जाती थी, पहले से खबर कर दिया जाता था कि मेरा बेटा इस साल पास होके आएगा तो तुम अपनी किताब किसी और को मत देना। अच्छा। तो वो बुक आती थी, उसमें मामा का नाम लिखा रहता था। तो कुछ लोग मतलब अब छुपा भी नहीं सकते कि किसी को पता ना लगे कि मामा की किताब है। फ्लूड वगैरह तब होता नहीं था, तो कोई पेंसिल से मिटा देता था कि अगले को पता ना लगे हम उधार मांग के किताब लाए हैं। कोई नहीं करता था। तो ऐसे पढ़ाई शुरू हुई, टाट पट्टी भी नहीं नीचे बिछाने की। अच्छा। वो दूधिया मिट्टी का सफ़ेद रंग का उसका होता है जो। हाँ, स्लेट पे लाइनिंग करते थे, उसको ब्लैक
कालिक से पुताई करते थे, फिर उसको किसी शीशे के बॉटम से रगड़ के चमकाते थे, फिर वाइट धागे से लाइनिंग करते थे, फिर उसको लकड़ी के पेन से लिखते थे हम लोग। अच्छा। शुरू में सरकंडे का कलम होता था, ओह, तो वो सरकंडा काट के लाते थे, उसको कलम बना लेते थे, आगे उसको उसके पॉइंट शार्पन कर को देते शार्पन करके और उसको थोड़ा सा डायगोनल काटते थे, क्योंकि लिखते समय स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि हाथ आपका ऐसा चलता है कि थोड़ा डायगोनल होता है। राइटिंग उससे वहीं से शुरू होती थी। क्या शानदार लिखते थे। कभी इंक का टाइम आया जब, तो उसमें तब फाउंटेन पेन था, बाल पेन आया ही नहीं था। जब हमने बाल पेन, मैं टेंथ बोर्ड में मैंने संस्कृत और हिंदी का थर्ड पेपर मैंने पूरा सरकंडे के पेन से लिखा हुआ है बोर्ड में। बोर्ड के पेपर बोर्ड में 3 घंटे के अंदर लिख गया मैं। पहले लिख के बैठ गया था। अच्छा, पेन तो था ही नहीं, पेन आया है तो बच्चों के पास भी पेन नहीं था? नहीं, होता था, लेकिन जो राइटिंग को लेके बड़े कॉन्शियस होते थे। सुलेख प्रतियोगिता एक होती थी। सुलेख प्रतियोगिता मीन्स कि हु कैन राइट द बेस्ट हैंड राइटिंग। तो उसमें मैं रीजन तक गया था, डिस्ट्रिक्ट पास करके आगे तक गया था। अच्छा। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी। उसमें सुंदर लिखने वाले राइटिंग का कंपटीशन होता था कि कौन कितना सुंदर लिखता है, और आपको दिए हुए टाइम फ्रेम के अंदर ही लिखना है, और आपको सही लिखना है, और आपको क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और पहले लिख लीजिए, जिससे आप, पहले होता था कॉपी आपने लिख ली तो सारे क्वेश्चन आप उसको दोबारा दोहराओगे, चेक करोगे कोई छूट तो नहीं गया। उसके बाद फादर हमारे लेक्चरर थे, तो 6-7 किलोमीटर दूर का एक कॉलेज था, उसी में थे वो लेक्चरर। कॉलेज मतलब जो यूपी वाला स्कूल? यूपी में 10+2 को भी कॉलेज बोलते हैं, यानी 10वीं तक का स्कूल है तो भी कॉलेज, मतलब 6 से लेकर 12 तक को कॉलेज ही बोलते हैं। अच्छा। उस बाहर लिखा होगा बाकायदा बोर्ड पे कॉलेज, जो भी नाम होगा शुरू का, बाद में कॉलेज लिखा होगा। तो मैं बाद में बहुत साल बाद मुझे पता लगा कि दिल्ली या बहुत सारे जगह ग्रेजुएशन से कॉलेज बोलना शुरू करते हैं। हाँ, और बड़ी स्ट्रिक्ट पढ़ाई लिखाई थी। तो स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई में, कोई कमी नहीं? बहुत स्ट्रिक्ट थी। और मेरे टाइम के जो प्रिंसिपल थे, वो एग्ज़ाम होता तो खिड़कियों से देखते थे कि कोई लड़का गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता, अच्छा, कोई राइट लेफ्ट नहीं देख सकता। बोर्ड एग्ज़ाम मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप एग्ज़ाम था हमारा। और प्रिपरेशन में ये था कि वो प्रिंसिपल्स अच्छे बच्चों को एक साथ बिठा के फिर उनकी अलग कोचिंग भी करते थे, खुद ही करते थे। अच्छा। कि इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाओ ये मार्क्स। और एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से कंपटीशन करता था कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाला मेरे यहाँ से होगा या दूसरे कॉलेज से होगा। तो 10th तक तो मैं फादर के ही देख रेख में अच्छा पढ़ा। तो आप ब्राइट स्टूडेंट थे हमेशा? मैं टॉप किया सब में, सब हाँ, क्लास में टॉप किया। मतलब ग्रेजुएशन तक तो किया। पीजी में हमसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले भी लोग थे, बट ग्रेजुएशन तक तो मैंने टॉप किया। मतलब मैं 1 पे ही था। अच्छा, उससे नीचे नहीं, 1 पे था। उसका बड़ा संतोष रहा कि अच्छे मार्क्स मिलते थे और टॉप की स्कॉलरशिप मिलती थी। उस समय तो 18 रुपये 15 रुपये स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात होती थी। 15 रुपये? तो हाँ, मैं 8वीं क्लास मैंने टॉप किया तो मुझे 15 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ। तो 12 महीने का 12 into 15 तो वो 180 रुपये होता है। तो 180 रुपये का चेक मिला पहला। 180 रुपये का जब चेक मिला, ये चेक मिला मुझे 1975 में। अच्छा। 8वीं मैंने 75 में किया। तो चेक मेरे नाम था तो मैं भुना नहीं सकता था, क्योंकि मैं 18 साल का हुआ नहीं था। अच्छा। तो फादर का दस्तखत चाहिए, फिर कोई उसका सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। तो 13 किलोमीटर बैंक में गए उसको भुनाने। तो 180 रुपये जब लेके चले अपने पैंट में डाल के, तो लगा कि मैं कितना रिच आदमी हूँ, मेरे पास 180 रुपया है। 180 अभी के वैल्यू में कितना होएगा? क्या बता सकता हूँ, 180 मतलब 1000, 10,000? नहीं, कई थाउजेंड होंगे, 1000 नहीं। आई थिंक 180 रुपये आज के तारीख में कोई 30-40 हज़ार रुपये होगा। इतना होगा? 30-40,000 हाँ, तो बहुत उस टाइम में। फिर तो आपके घर वाले बहुत प्राउड हुए कि हाँ, बहुत कोई उनको उसमें बोला जाता वजीफ़ा मिल रहा है। मेरे बच्चा वजीफ़ा पाता है। स्कॉलरशिप को उर्दू में वजीफ़ा बोलते थे। तो उसको थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता था कि ये बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है।
तो मैं मार्क्स तो बहुत अच्छे तो आपके घर में सिर्फ आप ही सब लाइक मैं हम लोग 8 पढ़ने वाले लोग थे। मैं 4 भाई, चाचा का एक बेटा 5, मेरी एक बहन 6 और चाची की 2 बेटियां 8, और सब लाइनअप थे, यानी सबके बीच में 1.5 साल का अंतर, 1.5-2 साल के अंतर से सारे थे। तो मेरे घर में एल्डेस्ट 63 बॉर्न मैं था, और चाचा का बेटा और बेटी 76 तक। तो 15 साल के अंदर ही घर में 8 लोग पैदा हुए, और एक के बाद एक लाइनअप है। तो आप ये देखिए ना कि पढ़ाई का जो नीड है, घर पे जो एजुकेशन का लोड है, वो एक ही पीरियड में सबका होता है। उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्रैंडफादर हमारे इंडियन नेशनल आर्मी से थे। हाँ जी। तो उनकी पेंशन मिलती थी, तो वो उनको महीने में एक बार पेंशन मिलती थी। वो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का एक उनको फ्री पास मिला था, तो वो रोडवेज के बस से आते थे, पेंशन ड्रा करते थे। अच्छा। और ट्रेजरी में मुझे वेट करते थे। तो कम्युनिकेशन का साधन होता नहीं था, तारीख पता होता था, इतने तारीख को इनको पेंशन मिलेगी और इतने बजे इनको कैश हाथ में आ जाता है। तो मैं यूनिवर्सिटी से साइकिल से जाता था। अच्छा। तो वेट करते थे, थोड़ा पैसा अपने लिए रख के वो दे देते थे मुझको। तो वो आपको किस लिए कि मेरा खर्चा, जैसे अच्छा, मेरे हॉस्टल की फीस 12 रुपये पर महीने हॉस्टल की फीस थी, तो 12 रुपीज़ भी मेरा माफ था। गोरखपुर में पढ़े आप? हाँ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने, क्योंकि आपका वहाँ पे ये मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 10+2 जब पास किया, बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया, तो तब हमारे ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ के लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उनके लिए ख्वाब होता था पढ़ना, क्योंकि वो दैट इज द बेस्ट, दैट वाज नोन टू बी ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्टर्न यूपी। और इतने इलस्ट्रियस लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग, बड़े अच्छे विद्वान। तो मैंने सोचा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम निकल गया। तो वहाँ से पोस्ट कार्ड आया, तो ग्रैंडफादर ने बोला तुम जाओ एक बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी घूम आओ। अच्छा। तो मेरे गांव का एक लड़का था, वो भी फर्स्ट क्लास पास हुआ था, तो वो और हम 2 लोग दोस्त निकले। तो एक कौड़ीराम जगह है, वहाँ रोडवेज की कोई बस आई रात के 10 बजे, इलाहाबाद डिपो लिखा था, तो उसमें टिकट कटाए बैठ गए, पूरी रात चले। अगले दिन वहाँ पहुँचे इलाहाबाद में कहाँ जाना हमें पता नहीं। तो वहाँ के हॉस्टल में हमारे गांव के बगल के 1-2 लोग रहते थे, तो मेरे फादर ने चिट्ठी दे रखी थी उनके लिए। अच्छा। उनके फादर से लिखवा के चिट्ठी दे रखी थी। पहले ऐसे लोग अप्रोच करते थे, प्रिय बेटा, ईमेल्स नहीं होते थे, हाँ, प्रिय बेटा फलान फलान, पत्रवाहक मेरे बड़े ही खास दुबे जी के पुत्र हैं, ये जा रहे हैं, इनकी मदद करना, ऐसे कुछ चिट्ठी दी। तो खोजते हम लक्ष्मी टाकीज के पास जीएन झा हॉस्टल था, वहाँ पहुँचे। तो उनका कमरा उमरा खोजा, गांव से गए थे, ज़्यादा पता होता तो था नहीं। तो उनके रूम में चिट्ठी उनको पकड़ाई, तो वो सोचे कि अब गांव से 2 लोग आ गए हैं, उनका एग्ज़ाम चल रहा था, तो उन्होंने चुपचाप हमें कमरा दे दिया। अच्छा। और किसी और के रूम में जाके पढ़ने लगे। हमको क्या पता इनका पेपर है क्या है, हम इनके यहाँ कैसे पहुँचे, वो तो कोई इतना ध्यान रखता नहीं था। तो हम गाँव से कुछ पूड़ी उड़ी ले गए थे खाने का, तो हम लोगों ने भूख लगी थी, तो उनके रूम में बैठ के कुछ खाए। उसके बाद गए, फॉर्म भरे। अच्छा। तो नाम निकल गया। फिर एडमिशन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि घर में इतनी जिम्मेदारियां थीं, ज़्यादा लोग थे, तो एक साथ मैं इलाहाबाद जाता तो एक अलग सेटअप, फिर वहीं पे रहते हो। फिर फादर बोले कि गोरखपुरी पढ़ो, इतने लोगों को एफोर्ड हम कहाँ कर पाएंगे, तुम जाओगे इलाहाबाद तो तुम्हारा छोटा भाई भी बोलेगा मैं भी इलाहाबाद जाऊँगा, तो इतने लोगों को कहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा। तो लेकिन आपका ड्रीम था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? हाँ, ड्रीम था। आपका भी था? हाँ, मतलब ड्रीम जिसे था, उस समय में लोगों का और मुझे कसक रही कि मैं वहाँ क्यों नहीं पढ़ पाया। लेकिन ठीक है, गोरखपुर आए तो वहाँ से मेरी दादी फिर मेरे साथ आई, उन्होंने ही 1 साल हमको खाना बना के खिलाया। कोई हमारे गांव के बगल में एक गांव था, तो तब ऐसे ही लोग रहते थे, क्वार्टर लेना, किराए पे घर लेना आसान नहीं होता था। तो एपीओ थे, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रेलवे में, तो मेरे ग्रैंडफादर के बड़े अच्छे जानने वाले थे। तो उन्होंने बोला तुम्हारा इतना बड़ा घर है गोरखपुर में, एक कमरा दे दो मेरे नाती को। तो बोले कि ठीक है हम दे देंगे। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उनका स्कूटर खड़ा करने का एक छोटा सा कमरा था नीचे, जिसमें वो स्कूटर खड़ा करते थे। तो बोले इसमें रह लोगे? मैंने रह लूँगा।
तो बोले कि इसमें मतलब मेरा स्कूटर भी खड़ा होगा तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, चारपाई तो मेरी आ जाएगी। तो अब वो जब स्कूटर खड़ा करने आते थे तो मुझे खोलना पड़ता था, जब निकालते थे तो निकालते रहते थे। तो स्कूटर और उसमें कितनी जगह हो गई जिसमें मतलब चारपाई भी आ जाएगी? 2 चारपाई लग जाती थी, दादी एक पे सो लेती थी, एक पे मैं था। अच्छा, इतना था। फिर कील विल गाड़ के हमने मच्छरदानी के लिए कुछ बना और लिया। बुक्स वगैरह रखने के? बुक्स वगैरह ऐसे नीचे थी, पढ़ते उड़ते रहते थे। कोई रैक नहीं, कोई टेबल नहीं, कोई कुर्सी अच्छा, नहीं, कोई स्टडी टेबल कुछ नहीं था। मतलब चारपाई थी और अंगीठी, कोयले की अंगीठी पे खाना बनता था। तो कोयले की अंगीठी जला के मैं बाहर रख देता था, धुआं निकल जाता था, तो दादी बना देती थी खाना। और बाल्टी, मतलब नल, जल निगम का नल होता था सड़क के किनारे, तो वहाँ लाइन लगती थी पानी लाने के लिए। अच्छा। क्योंकि उस कमरे में डायरेक्ट वाटर सप्लाई नहीं था, क्योंकि कमरा था ही नहीं, वो था स्कूटर खड़ा करने का स्टैंड, गराज तो टाइप। गराज था, तो उनमें कोई वो नहीं था। तो पानी में लाता था एक बाल्टी में, वो नहा लेती थी, एक बाल्टी से हम नहा लेते थे। फिर एक बार लाता था तो खाना बन जाता था। तो आप पहले ये सब काम करते थे, उसके बाद जाके? हाँ, तो वो थोड़ा एक झरोखा भी कॉलेज कटा हुआ था, तो हम बिजली जलाते थे, तो बेचारे कई बार वो कहते भी थे कि यार तुम बड़े देर तक बल्ब जला रहे हो। पढ़ाई अब हमें करने नहीं पता कि बल्ब से क्या कितना बिजली बिल आता होगा, उनका जो भी रीजन रहा हो। 50 रुपये लेते थे पर महीने, 50 रुपीज़ किराया। अच्छा। तो 50 रुपी दे देते थे हम। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर किया मैंने वहाँ से, साइकिल से आता था 16-17 किलोमीटर रायगंज होते हुए। अच्छा, इतना दूर था? इतना दूर था, लास्ट था राप्ती नदी किनारे जो मोहल्ला था हांसूपुर, उसमें उनका घर था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हुआ, अच्छा मार्क्स आया। अच्छा। उसके बाद सेकंड ईयर में मुझको हॉस्टल मिल गया। अच्छा। मैंने हॉस्टल अप्लाई किया, तो फिर दादी बोली तुमको हॉस्टल मिल गया तो मैं गांव जाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और फर्स्ट ईयर जब मैं कंप्लीट किया तो एग्ज़ाम के समय मुझे खाली भी करना पड़ा इनका गराज। अच्छा। तो कहाँ जाऊँ मैं? ओहो। तो मेरी बुआ का घर था, तो वहाँ चले गए बुक वुक लेके। तो उनके भी बच्चे उच्चे थे, बड़ा परिवार था, ज़्यादा जगह नहीं था, तो उनके छत पे चले जाते थे। तो ऐसे में गर्मी भी के मतलब टाइम पढ़ाई में करना कर लेते थे। हाँ, पॉसिबल था, कर लेते। जैसे ऑलमोस्ट तैयारी तो रहती थी पूरे साल। मतलब पढ़ाई में ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ नहीं तैयार है, और लास्ट में रिवीजन करना होता था। तो मैंने एग्ज़ाम छत पे दिया फुआ तो के रह के। आपने साइंस पढ़ा है? नहीं, साइंस में नहीं पढ़ पाया, क्योंकि उस कॉलेज में सब्जेक्ट ही नहीं था। यानी तब क्या होता था ना कि उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स की मान्यता नहीं मिलती थी। अच्छा। जैसे नए नए कॉलेजेस हैं तो 5 सब्जेक्ट का दे दिया, 6 सब्जेक्ट का दे कि दिया, सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा तो उसमें कोई सकते। चॉइस नहीं होती थी। 5 सब्जेक्ट्स तो आपको लेने ही थे, तो जो ऑलरेडी 5 हैं वही 5 आपका चॉइस बन जाता था। अच्छा। कोई 6वां सब्जेक्ट था ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो जैसे को साइंस और मैथ्स लेना, फिर चेंज करना हाँ, पड़ेगा। या तो वो कॉलेज छोड़े, दूसरी जगह जाए, या जो सब्जेक्ट्स दिया है वो वही पढ़े। तो 10th में 9th 10th में तो साइंस छूट गया मेरा। एलिमेंट्री मैथ था, लेकिन 11th 12th में फिर एलिमेंट्री मैथ भी छूट गया, तो मुझे इंग्लिश और संस्कृत से संतोष करना पड़ा। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन में जब गए तो इंग्लिश, संस्कृत और ज्योग्राफी तीनों रखा। तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज से चले। हाँ, ग्रेजुएशन हो गया 79 में, 81 में ग्रेजुएशन हुआ। 81 में। हाँ, ग्रेजुएशन 81 में हो गया। फिर मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर से किया। तो बड़ा एक चैलेंज था कि आप गांव से आए हो। आप JNU से? नहीं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी। JNU में भी मैं एडमिशन ले ही नहीं पाया। JNU के साथ भी मेरी वही कहानी रही जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ थी। हाँ, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब मैं वहाँ से इलाहाबाद नहीं जा सका तो वहाँ से दिल्ली कैसे आता। अच्छा, तो दिल्ली मतलब ले सकते थे, बट आप हाँ ले सकते थे, ले नहीं पाए। लेकिन JNU आने का पर्पज़ ये था कि या तो मैं MPhil करता तो मैं टीचिंग लाइन में जाता, या मैं PhD करता, और या प्रिपरेशन करता। इन तीनों के लिए आपको पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, रिसोर्स चाहिए। अब मेरे पास तीनों चीज़ नहीं था। अच्छा। ये ना तो पेशेंस था। तो आपका क्या एम था कि इसके बाद क्या करना है? मुझे एक टाइम आया, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मुझे जॉब ढूंढने में यू वांटेड टू वर्क, कि मेरे को बस काम आई वांटेड टू अर्न समथिंग। रिक्वायरमेंट थी। ज़रूरत के अंधेरे में खो जाती हैं बहुत सी ऐसी ज़मीनें जो आसमां होती हैं। क्या बात कही सर। जैसे आपके ग्रैंडफादर इंडियन नेशनल आर्मी में थे, तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस उनके साथ हाँ, थे? वो हमारी एक बड़ा अच्छा चैप्टर परिवार का रहा है कि
तो वो उनका 19 एक लेगेसी है ना उसके, उन्होंने बहुत आपको, ज़बरदस्त, बहुत आप ज़बरदस्त। उनसे उनका inspire उनका हुए? घर, उनका हम लोगों के पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा असर है। मैं वही पूछना चाह रही बहुत थी, ज़्यादा आपने असर बोला है। कि आपको अर्न करना था, बट इस तरह का था कि आपको उनकी तरह कि आर्मी में जाना है या आर्म्ड फोर्सेस में जाना है? हमारा शुरू में तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था, शुरुआती दिनों में ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आर्म फोर्सेज में जाएंगे, अच्छा। आर्मी में जाएंगे, बीएसएफ में जाएंगे, ऐसा BSF शुरू में सोच नहीं था और इसके अगेंस्ट भी नहीं था। बट बात वहाँ से शुरू हुई। एक तो वो जैसा कि आपको बताया मैंने कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो था कि सिविल सर्विस की तैयारी करें या मैं टीचिंग प्रोफेसर लाइन में जाऊँ। अच्छा, टीचिंग। बट वो एक ऐसा पीरियड आया ना कि आपको उस दौरान थोड़ा टाइम चाहिए, आप और फर्दर वेट कर सकते हैं, स्टडीज़ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं वो फेज़ आया ही नहीं। अच्छा। उस फेज़ के पहले ही मैं जॉब में घुस गया। अब मैं इसमें कैसे आया? इसमें इसलिए आया इस नौकरी में कि ग्रैंडफादर तो बड़े एक मजबूत आदमी थे। तो वो आपको स्टोरीज सुनाते हो? बहुत ज़्यादा। वो सेकेंड वर्ल्ड वार पूरा उन्होंने विटनेस किया था खुद। और 1940 सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में शुरू हुआ है, इफ आई तो वो रिमेंबर। बाहर भी गए रहे हैं या इंडिया में ही रहे? नहीं, वो घर छोड़ के, मेरे फादर को 12 डेज़ का छोड़ के वो चले गए थे 12 और वो थाईलैंड गए। अच्छा। उसके बाद उसमें इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया और उसका रिक्रूटमेंट चल रहा था। तो ये और इनके कजिन दोनों इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर गए। अच्छा। हाँ, ये दोनों गए, बिना रिसोर्स के गए थे, खाली हाथ गए थे। इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ये एक्टिव फौज में चले गए। इसका घर में भी किसी को कुछ नहीं पता था। तो घर में सब अपना नॉर्मल, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। अच्छा। मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, शी वॉज विडो, शी लास्ट हर हस्बैंड इन अर्ली एजेस। अच्छा। तो उनके ये 2 बेटे थे, 4 बेटियां थीं। 1928 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी। और 1914 के मेरे ग्रैंडफादर थे। ये जो आपकी वर्ल्ड वार फर्स्ट जिस साल शुरू हुआ वो इनकी पैदाइश का ईयर था। अच्छा। और वर्ल्ड वार सेकेंड जब शुरू हुआ उसके 1 साल बाद ये बैंकॉक चले गए। बैंकॉक। या वर्ल्ड वार सेकेंड 39 में शुरू हुआ था। 39 मुझे 39 में शुरू हुआ था। तो ग्रेट ग्रैंड मदर ने ही पाला बच्चों को। अच्छा। और छोटे ब्रदर भी हमारे ग्रैंडफादर के थे। वो छोटे ब्रदर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उनका इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म, मीडिया, राइटिंग। और उन्होंने शुरू भी किया। गांडीव न्यूज़पेपर बनारस से उन्होंने करियर शुरू किया। अच्छा। गांडीव के बाद वो आवाज़ नामक अखबार नाथूराम गोडसे के साथ भी रहे। वो ओहो। आवाज़ नामक अखबार में नाथूराम गोडसे मुंबई में, वो भी उसी पेपर से थे। तो एक फेज इनका कॉमन रहा उस पीरियड में। वो मतलब इतना करीब से जानते थे उनको? मतलब वो भी उसी पेपर में थे, भी उसी पेपर में थे, इतना मुझे पता है। बाद में वो रामराज परिषद से वो इलेक्शन भी लड़े थे मुंबई से। अच्छा। प्राणियों में सद्भावना हो, ईश्वर में विश्वास हो, जिसका नारा था। और जब इलेक्शन लड़े तो मेरे पिताजी उनका इलेक्शन का प्रचार भी किए थे। एक टिन का भोंपू होता था, जो टिन को काट करके बोलने वाला भोंपू होता था। तो हम कई बार पूछते थे भोंपू किस लिए आपके पास था? तो बोले अरे चाचा जी को कभी जोश आ गया था इलेक्शन लड़ने का, रामराज परिषद एक बना था। अच्छा। तो ये रामराज और हिंदी साहित्य सम्मेलन के वो ये आप पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना? पोस्ट की बात है, ये पोस्ट की बात है, क्योंकि उनकी चर्चा आई तो मैंने कह दिया। हाँ जी, हाँ। और वो राष्ट्रभाषा प्रेस के खुद राष्ट्रभाषा प्रेस उनका था खुद का। और वो इट वाज मैन ऑफ लेटर्स, बड़े अच्छे राइटर थे। और उन्होंने जैन्स के बहुत सारे बुक्स का अनुवाद किया, लिखा। अच्छा। पंडित रामचंद्र शुक्ल के लिखी पुस्तक का भी ट्रांसलेशन किया। और बर्लिन बेस्ड कैथोलिक जर्मन के वो गुरु भी थे। तो जो आपने वो मुंबई वाले ग्रैंडफादर हमारे, और जिनसे हम लोग हैं बड़े ग्रैंडफादर, वो इंडियन नेशनल आर्मी में। तो 40 में चले गए फादर, जब 12 दिन के थे तो ये छोड़ के। तो उन्होंने कुछ स्टोरीज बताई अपनी कि कैसे होता था वो, क्या फाइट, मतलब वो बोले कि मेरा और उनके जो भतीजे थे, बोले हमारी दोनों की चर्चा हो चुकी थी, हमने डिसाइड कर लिया था हमें जाना है। अच्छा। लेकिन मेरी दादी तब फैमिली वे में थी, तो उन्होंने कहा बच्चा जब हो जाए तब हम जाते हैं। अच्छा। तो मेरे फादर पैदा हुए तो 12वें दिन उन्होंने उनका जो खिलाने पिलाने का संस्कार होता है, जिसको निष्कासन संस्कार बोलते हैं, वो किया। और 13 देव लोग निकल गए। अच्छा। गांव छोड़ दिए वो।
मतलब मेरे पिताजी ने अपने फादर को 6.5 साल की उम्र के बाद देखा पहली बार, जब वो पैदा वापस होने हुआ। के बाद, जब तो वो आप उन लोग को पता था कि 1946 में आए। फिर वो 47 कब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, कुछ नहीं घर में पता था। घर में ये भी नहीं पता था वो जिंदा है कि नहीं है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था। नो चिट्ठी, नो पत्री, नो कम्युनिकेशन। गए हैं कहीं प्रदेश में, ये पता था। और उस दौरान वो मांडले जेल में थे। मांडले जेल बर्मा के अंदर बंद थे। मांडले जेल में, जब आपको पता है फार्मोसा में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 1946 में जब एयर क्रैश हुआ, डेथ हुई, तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी डिसबैंड हो गई। हाँ जी। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी के ब्रिटिशर्स हार गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये सारे लोग जेल में डाल दिए गए थे, अलग अलग जेलों में। अच्छा। तो मेरे ग्रैंडफादर बर्मा में मांडले जेल में थे। तो वहाँ वहाँ से टॉर्चर हुआ था इन लोगों ने? टॉर्चर नहीं हुआ। अच्छा। टॉर्चर की बात कभी नहीं कहते थे, वो बोलते थे नॉर्मल कैदी की तरह से हम लोग को रखा गया था। उसके एक फेज़ के बाद फिर छोड़ा गया इन लोगों को। छोड़ने के बाद भी आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये लोग अराकान योमा, गारो, खासी जयंतिया क्रॉस करते हुए किसी तरह से सारा ट्राइबल, कोई एयर का रूट नहीं था, कोई गाड़ी और इनोवा तो तब खड़ी नहीं थी। करते कराते एक दिन वो यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी पहने हुए सीधे गांव में आए अच्छा। और टोपी लगाए हुए और बिल्कुल यूनिफॉर्म में। एंड ही वाज फाइन, मतलब ही वाज फाइन। भतीजा चाचा दोनों आए। अच्छा। तो मेरी ग्रैंड मदर गाँव के बाहर, गाँव में घर के बाहर कुछ काम वाम कर रहे थे। लोग ग्रैंड क्या मदर सोच मेरी रहे थे? ग्रेट ग्रैंड मदर, कि वो लोग सोचते थे वो है ही है ही नहीं, जिंदा नहीं है। लेकिन अच्छा। उनका कोई अंतिम संस्कार भी वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंफर्मेशन तो था नहीं जिंदा है या नहीं है। ओह। तो आए तो वो सबसे पहले अपनी माँ को सैल्यूट किए और उन्होंने जय हिंद बोला। तो अपनी माँ को जब जय हिंद बोला, तो इसीलिए मेरे ग्रैंडफादर का नाम जो लोकल नाम था, जय हिंद था। तो ऐसे मूवीज में देखते हैं ना हम, जनरली आते हैं कोई एग्जैक्टली। हाँ, पुरानी मूवीज में ग्रेट ग्रैंड मदर ने अपने बेटे को देखा तो उन्हें लगा रही तो जिंदा आ गया। और तब का देखना ये था कि वो सामने खड़े हैं तो देख पाई, उससे कोई 5-10 मिनट पहले थोड़ी उसे पता है बेटा आ रहा है। तो कौन किसी बताएगा? को कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता था। तो वो बताते थे कि कभी कभी गगहा में एक करीब 12 किलोमीटर दूर था, कभी कभी कोई जहाज से चिट्ठी उट्ठी गिराई जाती थी कुछ लोगों की। अब वो चिट्ठी किसी को मिल गई तो वो कम्युनिकेट कर देता था जा करके कि भाई ऐसी एक चिट्ठी आई है। बहरहाल ऐसी कोई चिट्ठी हमारे घर आई नहीं। तो मेरे फादर तब 6.5 साल के हो गए थे, वो खेल रहे थे। अच्छा। और मेरे फादर के कजिन थे, मतलब मेरे फादर के भतीजे लगते थे। एज में दोनों लगभग सेम थे, लेकिन पद में ये बड़े थे। तो अब ये मेरे ग्रैंडफादर को पता नहीं लग रहा था दोनों बच्चों में उनका बच्चा कौन है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने उनको देखा नहीं था। तो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर ने बोला कि ये तुम्हारे वाले हैं, और ये उनका नाम लिया कि उनके बेटे हैं। तो मेरे ग्रैंडफादर ने अपने भतीजों को पहले गोद में उठाया, अच्छा। अपने बेटे को नहीं उठाया। तो हम लोग पूछते थे ऐसे क्यों? वो बोले कि सोशली मुझे लगा कि देखो भतीजा भी साथ खेल रहा है, तो लोगों को लगेगा देखो अपने बच्चे को तो इन्होंने तुरंत गोद में उठा लिया और कजिन को नहीं उठाया। तो उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ मैनर, तहजीब के तौर पे पहले भतीजे को उठाया, अच्छा, फिर उसे उतारा, फिर अपने बेटे को लिया। अच्छा। जैसे इस किसी तरह को, की सोच जैसे आप रखते किसी हैं। को ड्राइंग रूम में कोई चीज़ ऑफर करते हैं तो पहले उसको पहले करते हैं, अपने बच्चे को बाद में करते हैं कि बेटा तुम बाद में खा लेना। तो अब मेरे फादर से कई बार पूछा कि आप 6 साल के हो गए थे, तो बोले कि एक बार, अब ग्रैंडफादर तो घर आ गए, छोटे ग्रैंडफादर तब तक संघर्ष कर रहे थे, घर में वही स्ट्रगल कर रहे थे जो उनके छोटे ब्रदर थे। तो आ गए तो बोले कि अब तुम संभालो, और मैं मुंबई चला। अच्छा। तब तक वो बनारस से पढ़ चुके थे। तो मेरे ग्रैंडफादर का बड़ा 80 गांव है हमारे कछार एरिया में, 80 विलेजेस है। अच्छा। जिसमें 2 नदियों के बीच का पूरे विलेजेस करीब 80 गांव आते हैं। तो ग्रैंडफादर का बहुत लोकल रिस्पेक्ट था, उन्हें लोग बहुत इज्जत देते बिकॉज ऑफ हिज नेशनल फर्वर। उनका जो नेशनलिज्म था, लोगों के प्रति एटीट्यूड था। इतने साल रह के बाहर आए, उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी का संघर्ष देखा, आज़ादी का एक खुमार था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण, इतने सेकेंड बड़े वर्ल्ड वॉर। पर्सनालिटी तो के उनको साथ ये हैं। वो गांव में भी आके यही किए। तो हमारे गांव में पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक प्राइमरी स्कूल दोनों ग्रैंडफादर का लाया हुआ 1948 का है।
तो अभी भी है? अभी भी है मेरे गाँव। अभी लोग पढ़ते हाँ, हैं बच्चे आते उसमें? हैं गांव में। अब स्कूल की वो स्थिति नहीं रह गई, क्योंकि आजकल लोग कॉन्वेंट में भेजने लग गए, पब्लिक स्कूल में भेजने लग गए, तो उतने ब्राइट बच्चे नहीं देखा मैंने। अच्छा, वो मेरे अभी घर के के दौर ठीक में। सामने स्कूल है, अभी जाता हूँ तो मैं। नया बिल्डिंग बन गया उसका, अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अच्छा। एक फार्मासिस्ट बैठा पर रहता अभी भी है, उनके but अभी नाम भी से है। जानते हैं? हाँ, मतलब मैं कहता था कि इतना बड़ा एरिया है और हमारे गांव में क्यों आया? बोले नहीं, मैं सबसे पहले अपने गांव में लेकर आया, और एक मंदिर बनवाया उन्होंने गांव के सेंटर में, जो अभी भी है, शिव मंदिर। अच्छा। तो ये 3 काम उन लोगों ने। फिर सती प्रथा जब हुआ करता था, तब तो होता उस टाइम में कोई सती हुई थी लेडी मेरे गांव में। होता था आपके हाँ गाँव? हाँ, होता था कि आप हिस्ट्री ढूंढिए तो बहुत सारे भारत के बहुत जगह हाँ, आपको हुआ उदाहरण तो मिलेंगे। है, but लेकिन कोई सती हुई थी, नाम हम नहीं उनका पता। अच्छा। उनका एक स्थान होता था, तो उसका नाम ही सती स्थान था। तो कोई भी शुभ काम होता था तो लोग वहाँ पहले प्रणाम करते थे, ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। अभी भी है वो, मतलब वो प्रथा तब थी? रही होगी तभी वो चीज़ है, लेकिन वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये पता करना क्योंकि मुश्किल है कि कौन ब्रिटिशर्स था। ने वो बैन किया था। बैन किया था, एक सोशल इविल था। तो ये फेज़ रहा। फिर हमारे फादर ग्रो करने लग गए, फिर हमारे चाचा का पैदाइश हुआ 50 में, इसीलिए फादर और चाचा के बीच 10 साल का अंतर था। ग्रैंडफादर थे ही थे ही नहीं। हाँ, सही बात। एंड जर्नी आगे बढ़ी, और 52 में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ मेरे फादर का। यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा, तब तक वो क्या छोटे ग्रैंडफादर ऑलरेडी जर्मन के गुरु बन चुके थे मुंबई में। तो जर्मन 1952 में यज्ञोपवीत संस्कार कवर करने के लिए याशिका कैमरा लेके मुंबई से मेरे गांव आया था। वो क्या होता है संस्कार? यह एक होता है जैसे थ्रेड सेरेमनी, अंग्रेजी में तो आजकल अच्छा, लोग तो थ्रेड जनेऊ, सेरेमनी, जनेऊ। जनेऊ बोलते हैं। तो वो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो वो जर्मन आया था कवर करने, तो उसकी 1952 की खींची फोटो सब मेरे पास है। अच्छा। मेरे घर में तब तो कैमरा अपने आप में याशिका एक, कैमरा वो लेके तब आया था। कैमरा होता कहाँ था? नहीं होता था, राइट। हाँ। तो ग्रैंडफादर ने उसको खाली एक मैप बना के दे दिया था मुंबई से, कि मेरे गांव पहुंचोगे कैसे। ओ, तो मुंबई से एड्रेस चला, नहीं पहुंच सकते? मतलब कागज पे लिख के दे दिया, वो गूगल लोकेशन तो होता नहीं था। तो तब मुंबई से काशी बनारस तक की ट्रेन आती थी, गोरखपुर की ट्रेन आती नहीं थी। वो बनारस पहुंचा, वहाँ से बस पकड़ा, फिर मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर बस ने उसको उतारा, वहाँ से बुग्गी पे बैठा, घोड़े तांगे पे। वो जर्मन नीचे से ऊपर व्हाइट कपड़ा पहने हुए, शोल्डर हाइट के बाल। अच्छा। और हमारे कस्बे में जब उतरा तो सारे गांव के लोग देखने लगे कि पहली बार ऐसा आदमी देखे थे। 6.5 फीट लंबा जर्मन, व्हाइट रोब अच्छा, he में। was that फादर, tall? हाँ, जैसे क्रिश्चियन फादर होते हैं, क्रास लटकाए हुए, बाल यहाँ तक का, हैंडसम बर्लिन का आदमी। और कुछ नहीं पूछा, वो जो स्केच बनाए थे उसी हिसाब से वो चलता रहा। अच्छा। तब तक नदी के घाट पे पहुंचा, मल्लाह था। तो नदी के घाट पे पहुंचा, नाव पे चढ़ा, इस पार आया, पैदल आया, और मेरे घर से 2 घर पीछे लास्ट में पूछा उनका घर कौन है। मतलब अब आप पूछिए कैसे? handy। हिंदी और संस्कृत का विद्वान हो चुका था वो। क्यों ये ही वॉज, बिकॉज ग्रैंडफादर ने पढ़ाया था। तो दरवाजे पर आया तो ग्रैंडफादर बोले, अरे तुम पहुंच गए। तो हमारे तब तक लोगों के लिए बड़ा कौतूहल था कि भाई ये कैसा आदमी आ तो गया। लोग देखने आ रहे थे? पहली बार वो लाइव में ऐसा आदमी देखे थे। तो एक हिंदी के लेक्चरर थे, वो भी इनवाइटी थे, आए हुए थे। तो वो उसे लगे चिट चैट करने जर्मन से। तो कोई उनके मुंह में डाउट शब्द निकल गया, DOUBT। तो जर्मन ने बोला, आप हिंदी के विद्वान हैं, आपने अंग्रेजी का शब्द क्यों यूज किया, डाउट? अच्छा। तो वो बोले कि नहीं, कोई शब्द ऐसा होता है जिसका आप स्पॉन्टेनियसली इंग्लिश जल्दी बोल देते हैं। कह रहा शक, सुबह, संदेह, 3 शब्द हैं हिंदी के। वो चुप हो गए, वाइट, उनका चेहरा सफ़ेद हो गया कि ये चोंगा पहने हुए फिरंगी ये हिंदी हमको सिखा रहा है। उसके बाद पत्तल पे खाना खाया। अच्छा। और भैंस और गाय बांधने के लिए जो खूंटा होता है ना, उस पे कैमरा सेट करता था ऑटोमेटिक, और जाके हर फोटो में खुद बैठ जाता था टाइमर लगा के। अच्छा, तब होता था उसमें हाँ। टाइमर उस समय में? इसीलिए हर फोटो हर फ्रेम में है वो। ओह, अच्छा। और कुआं था हमारे दरवाजे पे, तो गांव के लोग पानी भरते थे। तो कुछ लेडीज पानी भरने आती थी ना, तो 3-4 गगरे मटके एक साथ लाती थी कि देखने तो एक लेडी ने पानी भरा तो सिर पे एक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, और 2 गगरा हाथ में। तो उसके लिए सीन था कि अरे ये क्या है। अच्छा। तो उसने उसकी फोटो ली हुई है। ओह। लोगों ने बोला गांव में पानी ऐसे ही भरते हैं।
ये जो बैलेंसिंग आर्ट बैलेंसिंग है, आर्ट कितना है। अच्छे से। उसके बाद वो बड़ा वो ज़माना, ग्रैंडफादर भी थोड़े कंजर्वेटिव थे, अच्छा। गुरु उसके थे लेकिन कंजर्वेटिव थे। अच्छा। वो उस समय उन्हें बर्लिन ले जाना चाहता था, ओह। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, समुद्र नहीं क्रॉस करेंगे, शास्त्र में समुद्र क्रॉस करना वर्जित है। ऐसा एज है पर क्या? शास्त्र अच्छा। आप अपने देश का ओशन नहीं क्रॉस कर सकते, तो बर्लिन ही नहीं गए उस चक्कर में। तो अच्छा। एनीवे उसने संस्कार देखा होगा, फिर वो वापस चला गया। उसके बाद मेरे टाइम पीरियड में भी एक बार वो गोरखपुर आया था। अच्छा। नॉर्दर्न, आप मिले थे जब हाँ, वो मैं आए तो थे तब आप मुंबई में 1984 में गया, तब वो जिंदा था, मिले थे। अच्छा, और बूढ़ा जब हो वो गया घर था। आए थे तब आप भी तभी भी मिले? नहीं, 52 में तो फादर का जनेऊ, तो हम पैदा नहीं हुए थे। अच्छा, आप ओके। 63 बॉर्न है हम, लेकिन ये उससे पहले की बात। 1978-79 में वो इंडियन माइथोलॉजी पे ड्रामा एक तैयार किया था, तो अच्छा, उसका ट्रूपे था। तो पूरे भारत में वो लोग घूम घूम करके तो वो मुंबई में होता है ना? मुंबई में होता, फिर वो गोरखपुर एनी रेलवे स्टेडियम के अंदर भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया था। तो पूरी मुंबई की टीम आई थी, उसमें मेरे ग्रैंडफादर का भी रोल था। अच्छा। वो एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण का रोल प्ले किए थे उसमें, तो उन्होंने जो वो अनटचेबिलिटी टचेबिलिटी टाइप, वो एक थीम, उसने समाज को सुधारने के लिए एक थीम पे उसने ड्रामा किया था। अच्छा। उस ड्रामा में ग्रैंडफादर का रोल, उसने ग्रैंडफादर को भी रोल दिया था कि आप एक टिपिकल इस टाइप का रोल करोगे। तो ग्रैंडफादर भी आए थे। तो गांव में हमारे खबर आई कि जो लोग देखने आना चाहें वो रात को आ जाएं। तो मेरे फादर उधर और 15-20 लोग शाम को गए गांव से शहर की, आज रात को रेलवे ऑडिटोरियम में कोई ड्रामा होगा जिसमें उनके चाचा जी आ रहे हैं। मैं छोटा था तो मुझे नहीं ले गए वो लोग। अच्छा, तो आप बाद में मिले? बाद में, मैं 84 में जैसे मिला आप उससे। अभी आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपने ह्यूमैनिटीज से ही किया, तो ये जो जैसे बीएसएफ में ये नहीं चाहिए होता है, मतलब मैथ्स और इसका ऐसा नहीं, कोई उसमें तो criteria नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इवन यूपीएससी में यू सिंपली नीड टू बी ए ग्रेजुएट। अच्छा, तो आपको graduation बीए हो, होता है बीएससी हो, क्या? बीकॉम हो, बी आर्च हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए बस। आपने सर, जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद सीधा आपने बोला ना, आई वांटेड टू अर्न समथिंग, बस ये मेरी नीड थी। उसमें मतलब किस तरह का जॉब आपके, टीचिंग आपने बोला उसमें था? क्या था कि एक उत्तर प्रदेश सरकार की आर्म्ड विंग की वैकेंसी निकली थी। अच्छा, तो उसमें मैंने अप्लाई किया 84 में। 84। अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया और फिजिकली मैं फिट था। तो मेरे हाथ में कुछ इंजरीज हुई थी, बावजूद इसके भी मैं एक हाथ से पुशअप, दंड बैठक जो करनी थी करवर लिया, अच्छा, पास हो गया। ये कराते थे उसमें? हाँ, नहीं, रिटर्न था, रिटन रिटर्न था, फिर ये था। फिजिकली? तो वो फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होते ही मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया, लेकिन एक डेवलपमेंट इधर और हो रहा था। 1983 में मेरी शादी तय हो गई, अच्छा। तो वो शादी भी इन एब्सेंसिया तय हो आप गई। कितने साल के होंगे? मैं 20 ईयर्स का था। 20? 20 ईयर्स का था और मैं That's too ओवर ड्यू, early. घर के अंदर मैं ओवर ड्यू हो गया था। तो मैंने कहा मैं ओवर ड्यू क्यों हूँ? तो ग्रैंडफादर बोले 14 साल में उनकी हुई थी, अच्छा। फादर की 16 साल में हुई थी। बोले तुम ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हो, 20 साल का तो हो ही गए हो, तो अब तुम्हारा ड्यू है। तो मैं मास्टर्स कर लिया था, 63 बार हूँ, 83 में मेरी शादी हो गई। तो मैं मुंबई गया था ग्रैंडफादर के पास। तो ग्रैंडफादर वहाँ से लौटा, मैं तो गांव आया, तो मेरे बड़े दादाजी बोले कि शादी तय हो गई। तो मैं पूछा घर में क्या बोल रहे हैं, तो घर के लोग बोले कि एक फला गांव है, वहाँ से कोई रिश्ता आया था, तो उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है। आप मिले नहीं थे उनसे? ना, मुझे पता भी नहीं था किसके यहाँ शादी हो रही है। तो मैं आया वापस गोरखपुर, हॉस्टल में आया, तो हमारे दोस्त बोले यार पता तो कर लो किससे शादी हो रही तुम्हारी। तो माता जी की तरफ से खबर आया कि हम आ रहे हैं लड़की देखने, तो हम देख लेंगे। अच्छा। ठीक है। तो वो मेरी वाइफ से मिले कहीं, वो लोग किसी थर्ड प्लेस पे, वो शाम को हमको बता दिया कि हमने लड़की देख ली, लड़की ठीक है। तो हमारे दोस्तों ने बोला कि शादी तुम्हारी होनी यार, तुम भी देख लो। तो वो बड़े किसी तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया, उनके मामा को बताया होता है कि आप इनको अच्छा, मिलवाइए। हाँ। तो मैं शाम को गया देखने। अब हमारी इतनी बदकिस्मती कि वहाँ बिजली चली गई, तो अंधेरा सा घर वर था, तो उसमें क्या देखता। तो कुछ ये पता लगा ठीक है, तो इतना अंधेरा है कि चेहरा नहीं अंधेरा ही दिखता? था, एग्जैक्टली अंधेरा ही अच्छा। था। कुछ जनरेटर बैकअप था नहीं, कोई ऐसा मतलब चेहरा भी नहीं ऐसा घर, दिखेगा। बिल्डिंग, मकान नहीं था जिसमें कि आप लाइट नहीं भी है तो रात हो चुकी थी। अब मुझे कंप्लायंस भी देना था,
तो मैं आया हॉस्टल, मैंने कहा भाई मैं तो मिल के आ गया। तो बोले अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार देख आया, अब जो भी है हो गया, बात ख़त्म हो गई। फिर तो सीधे शादी में मिले वाइफ से हम। अच्छा, हाँ, उसमें भी घूंघट ऊंघट जो वही प्रथा होती तो है। आपने उनको पहली बार देखा कब? हाँ, शादी में देखा। शादी में देखा। क्योंकि शादी में क्या रहा कि वो होता है ना कि मैरिज हो भी रही है तो उसी में परिवार के लोग थोड़ा सा आपको साइड लाइन में दिखाई देते हैं। मतलब उनको भी पता होता है भाई कि ये आदमी उत्सुक तो होगा अपनी बीवी को देखने के लिए। वाइफ हमें देख ली थी, क्योंकि वाइफ तो वो देख सकती, of वो course, देख हाँ, सकती, मैं तो देख नहीं सकता। और शादी में भी इतना पानी बरसा कि वो शादी मतलब हो गई किसी तरह से। इतना रेनफॉल हुआ, इतना रेनफॉल हुआ कि गौरी गणेश पान का पत्ता सब बह गया आंगन में। कहीं किसी का कुछ था ही नहीं, बस पंडित जी छाता लगा के कुछ कुछ बोल रहे थे। तो शादी ब्याह हो गया। उसके बाद हम वापस आ गए हॉस्टल में। अब अच्छा, तब तक तो जॉब भी नहीं लगा? ना जॉब तो 84 लास्ट में 85 में गया जॉब में। तो बिना जॉब के हाँ, शादी मतलब हो जाती? वो था कि तब ये होता था, इसका प्रश्न ये होता था कि अरे ठीक है लड़का जॉब पा जाएगा, हो जाएगा। फिर कुछ लोग भी कहते थे यार जॉब नहीं भी पाएगा तो घर में खेती वेती है तो काम चल जाएगा, ऐसे लोग तब सोचते थे। हाँ, तो ये वो लोग कहते हैं। फिर कोई कहता था नहीं कोई जो है कहते हैं ना कि मानसून इकट्ठा करके तो खेती होती नहीं है, उसको लोकल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं कि कोई आज तक ऐसी आदमी है जो खेती किया है मानसून पहले ले लिया है, ऐसा नहीं होता। आप फार्मिंग करते हैं, मानसून आता है अपने टाइम से, तो शादी कर दीजिए नौकरी आ जाएगी। ये पर लॉजिक अभी है। जैसे अभी तो होता है ना कि प्री रेक्विजिट की पहले आप पूछेंगे क्या काम करते हैं। अरे अभी तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम ही ने अपने ऐसे- बच्चों की शादी किया है या बाकियों की हुई। मतलब ये तो बहुत ही दूर की बात है कि अभी है भी नहीं और हाँ आपको नहीं, मालूम तब तो भी ऐसे ही नहीं था कि कहते थे नहीं ठीक है शादी हो गई। लेकिन वाइफ हमारी विदाई नहीं हुई हमारी। है। अच्छा, क्योंकि मैं तब तक जॉब में आना था, फिर ये था नहीं 2 साल बाद विदाई होगी, कम एज के हम लोग हैं तो शादी में विदाई होती नहीं थी। तो कोई कहता था नहीं शादी में आज तक विदाई नहीं होती, इसमें कैसे होगी। तो उससे हमको थोड़ा बीच में स्पेस मिल गया। तो फर्स्ट जॉब आपकी फिर कब लगी है? मतलब ये लगी इसके 14 बाद जनवरी first? 1985 को। तो वो यूपी पुलिस में जो हाँ, आपने तो उसमें ट्रेनिंग में चला गया सीतापुर पुलिस एकेडमी में, 1 साल ट्रेनिंग किया, लेस देन 1 ईयर। तो अक्टूबर में मैं पास आउट होके आया। तो ट्रेनिंग पीरियड में वाइफ से कम्युनिकेट करने का मन करता था, तब कोई साधन तो था नहीं। तो उनके गांव के बगल का एक गांव था, उसका कोई एक कैडेट वो भी मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा, तो ट्रेनिंग में परिचय हो गया। तो वो छुट्टी जाता था तो मैं चिट्ठियाँ दे देता था, तो वाइफ उधर से चिट्ठियाँ उसको दे देती थी। अच्छा, तो तो हम ये लेटर्स भेजते थे एक दूसरे को बाय पोस्ट एंड मैनुअल। तो चिट्ठी एक सहारा होता था। अब उसमें क्या लिखेंगे चिट्ठी में, लिखने का कुछ था नहीं। कुछ तो लिखने का ही होता था भाई सब अच्छा चल रहा है, कैसे हो, ये सब, यही सब, और क्या लिखेंगे। लिखने का जब वो मेरे यहाँ आई ही नहीं थी तो मैं क्या लिखता। आ लेती रह लेती तो कुछ फिर भी बनता। उसके बाद मैं ट्रेनिंग ख़त्म हुई और फिर विदाई हो गई, यानी वाइफ फिर मेरे घर आई जब मैं नौकरी में आ गया। अच्छा, तब आप और ये प्लान्ड नहीं था, ऐसा ही हुआ। ये प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि जब तुम्हें नौकरी हो जाएगी तो बीवी आएगी तुम्हारे घर पे। ये मतलब ऐसे ही टाइम फ्रेम सेट हुआ। तब तक बीएसएफ का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था बीएसएफ दिमाग में ऐसा कुछ एक ही चीज़ दिमाग में था कि ये मेरे लिए प्रॉपर जॉब नहीं है। ऐसे क्यों लगा आपको? ऐसा लगा कि ग्रुप बी नौकरी थी। अच्छा, यानी मुझे कहीं कहीं लगता था मतलब मैं उसमें जूनियर इंस्पेक्टर लेवल होते पे हूँ। हैं ग्रुप बी में। हाँ, आप इंस्पेक्टर एसआई। तो हमें लगता था ये मेरे लिए उचित सर्विस नहीं है, अच्छा, मेरी उससे कोई बेहतर और कर जगह सकते है, हैं। मैं मतलब बड़े छोटे पद पे हूँ। अच्छा, ये फीलिंग था, वो शुरू से था, कसक था। तो थोड़ा झेंपता था मैं इस बात को लेके। अच्छा, एक झेंपता था, एक एम्बेरसमेंट सा होता था। तो फिर आपने सोचा कि कोई और एग्जाम देते हैं, मतलब कुछ हाँ, मतलब जो मुझे group A मुझे में मुझे आने का। अच्छी जॉब चाहिए, इससे बेहतर जॉब चाहिए। तो चूंकि पीएचडी और एमफिल वाला काम हो नहीं पाया था, राइट, तो अब ये एरिया बचता था जिसमें मैं सोच सकता था। तो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होते ही वाइफ आ गई, वाइफ ने ज्वाइन कर लिया गांव पे मुझे, और साथ ही साथ मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद हो गई। अच्छा, तो पहले पोस्टिंग उन्होंने रायबरेली दिया था। तो मैं सोचा रायबरेली में मैं क्या करूँगा, इलाहाबाद होने से थोड़ी एक हमें पढ़ाई लिखाई के लिए एक माहौल मिलेगा। क्योंकि वो एक प्रॉपर टाउन। कोई कहा भी कि यार नौकरी में तुम आ गए, क्या माहौल मिल रहा है, फिर तुम चाहे इलाहाबाद रहो चाहे लंदन रहो, तुम्हें कहाँ मौका मिलेगा। मैंने कहा नहीं। तो मैंने निवेदन किया किसी को, हमारे यहाँ के थे एक मिश्रा जी, यूपी पुलिस में डीएसपी थे। अच्छा, दयानिधि मिश्र, तो डीआईजी बनारस के स्टाफ अफसर थे। ये पंडित विद्यानिवास मिश्र जो पद्मश्री हैं उन्हीं परिवार के लोग हैं। अच्छा, वेरी इलस्ट्रियस फैमिली।
तो मेरे ग्रैंडफादर ने चिट्ठी उनके लिए लिख के दिया। अच्छा, अभी भी ग्रैंडफादर का पूरा हाँ, चल रहा था। तो ग्रैंडफादर ने चिट्ठी दिया तो मैं गया, तो वो मुझे अटेंड किए। बादशाह बाग, गुलाब बाग या बादशाह बाग बनारस में रहते थे। तो उन्होंने डीआईजी को बताया कि सर रायबरेली की जगह इलाहाबाद मांग रहा है। तो अशोक सरन साहब थे डीआईजी हमारे, तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद दे दी, उनके पावर में था। तो इलाहाबाद में ज्वाइन किया तो थोड़ा मन में पहले एक कहते हैं ना कि खुद को खुश होने वाला मुद्दार में, तो इलाहाबाद आ गया। अब आ तो गया, बट मेरी पोस्टिंग हो गई एंटी डकैती ड्यूटी। अच्छा, यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर, रीवा के जंगलों में, ददुआ गैंग के खिलाफ। अच्छा, अब ददुआ गैंग के खिलाफ ड्यूटी मिलने का मतलब है कि आप जंगल में हो, वहीं रहना बहुत ही डिफिकल्ट। हाँ, वहीं पर पूरा अपनी कैंपिंग करनी है। अच्छा, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं दुनिया से। ट्रांजिस्टर शाम को सुन लेते थे, तो वही एक तरीका काफी होता था। टफ, मतलब टफ था, रिस्की भी था। तो वहाँ से फिर इलाहाबाद आते थे, पेपर ऊपर महीने में एक बार ले जाते थे। अच्छा, वाइफ को नहीं ले गया था मैं, तब तक गांव पे ही रखा था, क्योंकि मैं ले भी जाता तो वो अकेली कहाँ रहती। तो आप पूरा टाइम, पूरे मतलब महीने वहीं रहते थे जंगल में? हाँ, पूरा खाली पे लेने आना पड़ता था एंड ऑफ मंथ में, बाकी तो आने का कोई मतलब नहीं है। तो अब छुट्टी जाइए तो अब जाइए। तो आपने असली में कोई डाकू को पकड़ा है? नहीं, पकड़ा नहीं है। अच्छा, उसमें जो मेन वांटेड था वो ददुआ गैंग ही था। अच्छा, तो उससे तो पकड़ने का मतलब था इनकाउंटर ही होता, तो उसको इनकाउंटर हुआ नहीं उस पीरियड में। 7 या 8 महीने मेरे निकल गए। तब तक मुझे इलाहाबाद वापस बुला लिया गया। और उस समय चैलेंजेस था फ्लड ड्यूटी, यानी बहुत ज़्यादा फ्लड आता था यूपी में। तो उसमें जो यूपी पुलिस की विंग थी वो फ्लड कंट्रोल में मुझको डाले, वो कि ये स्विमिंग जानते हैं। अच्छा, तो मैं प्रयाग में रहा और कुछ महीने उसमें ड्यूटी दिया। फिर एंटी कम्युनल ड्यूटी मुझे मुरादाबाद बुलाया गया, हिंदू मुस्लिम राइट्स में। तब राइट्स तो मैं, हाँ, तो संभल में रहा। मैं संभल में 86 मार्च अप्रैल मई संभल में ड्यूटी दिया, जो संभल बड़ा चर्चा में है। हाँ जी, हाँ। ये संभल मैंने फिजिकली हैंडल किया है। वो पूरा मंदिर, मस्जिद, दीपा सराय, चौधरी सराय, अच्छा, पूरा होली के टाइम में, मतलब बहुत ही टेंस माहौल में मैंने संभल में काम किया और बचा हूँ, जिंदगी भी बची है वहाँ। तो एक आध बार मैं घिर गया था, मारा जाता, घिर गया था बुरी तरह से। किसी तरह से मैं निकल के आया, क्योंकि बहुत ही टेढ़ी जगह है संभल। मेरा अनुभव 1986 का मेरा अनुभव है। अभी हम 2024 और 25 में संभल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 40 साल पहले संभल तो क्या था। तब बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा था। तो तब वहाँ से फिर मैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मिस्टर जैन चतुर्वेदी थे, उनको एक स्टाफ ऑफिसर की ज़रूरत थी। तो मुझको पिक किया गया कि यू बीइंग यंग पर्सन यू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। मैं वापस आ गया इलाहाबाद। आया तब मैं वाइफ को बोला, भाई अब आप ज्वाइन कर लो मुझको, क्योंकि अब मैं थोड़ी परमानेंसी मुझे आ गई है। ये बात है 86 लास्ट की। फिर 87 में मैंने बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, और बीएसएफ का एग्ज़ाम मैंने दिया, और उस एग्ज़ाम में बड़ा संघर्ष से मैं हज़ारीबाग पहुंचा एग्ज़ाम देने। तो फिज़िकल पहले रिटन हुआ, पहले फिज़िकल हुआ, फिज़िकल में कर गया, फिज़िकल में तो फिट था ही। रिटन हुआ, रिटन का रिज़ल्ट आ गया करीब मई वई में। रिटन में कर गया था, सिलेक्शन हो गया था। फिर इंटरव्यू के लिए उन्होंने लखनऊ बुलाया, इंटरव्यू में पास कर गया। अच्छा, इंटरव्यू के बाद फिर आ गया अपॉइंटमेंट लेटर गांव पे, यू आर सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमांडेंट इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यू ज्वाइन अकेडमी ऑन 1 अक्टूबर ऑफ 1987। बट वो फेज था कि वाइफ को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करना पड़ा, शी वाज ऑन फैमिली वे। फिर गांव से ग्रैंडफादर आए, सिस्टर आई कि भाई बेड पे अस्पताल के छोड़ के कैसे जाओगे। आपको जाना था और मुझे ट्रेनिंग में जाना था, वो डेट चेंज हो नहीं सकती थी। या तो आप नौकरी छोड़ते या आप ये करते। हमने कहा बड़े मुश्किल से मैं असिस्टेंट कमांडेंट बना हूँ, तो आई हैव टू गो टू एकेडमी। ऑफ कोर्स। तो ग्रैंडफादर बोले कि नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ। तो मेरी बहन और वो लोग रहे। फिर मैं 1 अक्टूबर को आके ग्वालियर एकेडमी ज्वाइन कर लिया 1987 में। तो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे थी? ट्रेनिंग तो 1 साल की ख़त्म हुई। इसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जैसलमेर, पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान। अच्छा, उसमें पूरा राजस्थान बॉर्डर फेंस नहीं था। पहला पोस्टिंग ही काफी पहला जैसलमेर। पहली बार थार डेजर्ट देखा, जो कि ज्योग्राफी में पढ़ा करता था। मतलब कि गोबी का मरुस्थल कैसा होता है, सहारा डेजर्ट कैसा था, थार डेजर्ट कैसा होता है। तो मैंने थार डेजर्ट में मेरी पोस्टिंग हो गई। कैसा होता है सर डेजर्ट में थार रहना? डेजर्ट का जो पहला एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि मैं अगर ज्योग्राफी के बुक में देखता रहता तो मुझे कभी डेजर्ट पता नहीं लगता।
अच्छा। मैं ईस्टर्न यूपी के रहने वाला हूँ, थार में चला गया तो पहले बाड़मेर पहुंचा वहाँ मैं। पानी ही पानी था और यहाँ पे रेत ही बिल्कुल रेत है। बेपानी। हाँ। तो बाड़मेर पहुंचे तो बाड़मेर से पता लगा नहीं बाड़मेर तो तुम्हारा बटालियन हेडक्वार्टर है। अच्छा। यहाँ से 156 किलोमीटर जैसलमेर है, पहले तुम वहाँ जाओ। जैसलमेर गए तो हमने कहा अब डेजर्ट आ जाएगा। तो बाड़मेर और जैसलमेर के बीच का जो ड्राइव था ना, हमें वही डेजर्ट लगता था कि यही थार है। अच्छा। और जब जैसलमेर पहुंचे तो वो नहीं 40 किलोमीटर आगे सम है, वो डेजर्ट है। वो 40 गए तो वो तो डेजर्ट कुछ और था। अच्छा। सम पहुंचे तो बोला नहीं अभी ये डेजर्ट नहीं है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर 60 किलोमीटर है ओहो। और कहीं कहीं 50 और 40 किलोमीटर है और दैट वाज अ रॉ कोर डेजर्ट। अच्छा। तो उस कोर डेजर्ट में पहुंचे, कोर डेजर्ट को अपनाया, कोर डेजर्ट जीना सीखे कि कैसे थार में जीते हैं। तो वो कितना टफ होता है? इट वॉज वेरी टफ। पॉपुलेशन नहीं है वहाँ, बहुत दूर दूर कोई गांव है, गांव और धाड़ी बहुत दूर दूर हैं। अच्छा। वाटर रिसोर्सेज नहीं है, नो ग्रीनरी नो वेजिटेशन। उसके बाद स्टार्म चलते हैं आपके, डस्ट स्टार्म आते हैं। रोड सड़क नहीं होती थी, गाड़ी जा नहीं सकती थी, कोई भी चीज़ मेडिकल एड से लेकर के सब्जी कहीं अवेलेबल नहीं होता था। तो आपको ड्राई चीज़ों पे जीना रहता था। अच्छा। कैमल आपका साधन था, ऊँट से चलना पड़ता था। और पाकिस्तान तो वो जीप्स वगैरह ये सब नहीं, उस समय इतनी सुविधा बढ़ी नहीं थी। तो मैं जब ज्वाइन किया तो कोई जीप उप नहीं मिली थी। मतलब ऐसा लगता था हम ज्वाइन करेंगे तो हमको जीप मिलेगी, जिप्सी मिलेगी, लेकिन था नहीं। पहली जिप्सी ही 1987-88 में आई थी मारुति की। अच्छा। तो 1 या 2 आई थी तो कमांडिंग अफसर के पास थी, सेकंड इन कमांड के पास थी। हम लोगों के पास है रिसोर्स पहुँचते पहुँचते कई साल लगे। तो 88 मैंने वहाँ कंप्लीट वर्क किया, 89 वर्क किया, 90 में वर्क किया, 91 किया, 92 में मेरी जाके STC जोधपुर पोस्टिंग हुई। तो ट्रेनिंग सेंटर आप जोधपुर। पाकिस्तान बॉर्डर में इतने दिन तक सब पोस्टेड रहे, 3-4 साल रहे? हाँ रहा। तो वहाँ पे आपका टेररिस्ट से कोई क्लोज नहीं, प्रॉक्सिमिटी? वो एरिया टेररिस्ट इन्फेस्टेड नहीं था। अच्छा। वहाँ पर क्राइम होता था, इन्फिल्ट्रेशन, कोई इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, यही मेन 2 ही क्राइम था। बट वैसे टेररिस्ट से इंटरफेस ऐसा नहीं, कुछ वहाँ हुआ ही नहीं। वहाँ टेररिस्ट क्या चीज़ हमें नहीं पता था, क्योंकि राजस्थान जैसलमेर बॉर्डर इसके लिए नहीं जाना जाता है। वहाँ कोई ऐसा टेरर वाला इशू नहीं था। वहाँ पर ज़्यादा स्मगलिंग का इशू होता था। और आपको अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा करनी है, बॉर्डर पिलर आपके सुरक्षित रहने चाहिए, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। कई बार क्राइम भी होता था वहाँ, जैसे पाकिस्तान से आए और यहाँ से शादी करके ज़बरदस्त रात को लड़की उठा ले गए, ऐसा भी क्राइम होता इस था। तरह कई बार इंडिया के लोग भी जाते थे पाकिस्तान, सिंध एरिया में, और अपनी कम्युनिटी में मैरिज करके, क्योंकि लीगली अलाउड नहीं था, पासपोर्ट एक्ट, आप मैरिज कैसे करोगे। तो ये कम्युनिटी आपस में किसी न किसी तरह से कम्युनिकेट कर लेती थी, चिट्ठी के तौर पे या बॉर्डर पे कोई कागज़ भेज के, पर्ची भेज के। तो ये अपनी बिरादरी में शादी करते थे। तो जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनकी बिरादरी के कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग इनके रिलेटिव उधर चले गए सिंध एरिया में। शादियाँ अपने कम्युनिटी में करते थे। तो शादी करेंगे कैसे? पाकिस्तान से बारात आएगी तो आपको पता लगेगा, कैसे आप अलाउ करोगे? तो चोरी से करते थे रात को। तो पता लगता था उस गांव में बारात आई और लड़की विदा होकर चली भी गई पाकिस्तान, या पाकिस्तान ये गए करके आ गए। तो ये मुद्दे भी हम लोग सुलझाते थे बॉर्डर मीटिंग में पाकिस्तान रेंजर के साथ। बाकायदा हमारा फ्लैग मीटिंग होता था। फ्लैग मीटिंग में हमारे एजेंडा पॉइंट होते थे, उनके एजेंडा पॉइंट होते थे। तो हमको पता था ये सोशल इशू है। हमने जितना भी पाकिस्तान बॉर्डर इसके बारे में देखा वो बॉर्डर मूवी में देखा है। वो आपने देखा तो वो तो चलिए एक फिल्मी प्रोजेक्शन था, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जो देखा, ऐसे माल मवेशी की चोरी होती थी, उसका कंप्लेंट आता था कि रात को डकैत आए और 15 ऊँट चुरा के लेके गए। अच्छा। इधर से गए इंडिया से उधर, तो वो कुछ चुरा के लेके इस आ तरह गए। का। इस टाइप का ही क्राइम था। और गोल्ड स्मगलिंग तो कभी कभार वाला था कि 1 साल 2 साल में कोई केस सुना कहीं कभी हुआ हो। अदरवाइज बॉर्डर बड़ा पीसफुल था, फेंसिंग थी नहीं। फेंसिंग तब नहीं हुआ नहीं थी, कोई फेंसिंग नहीं थी। और इंडिया पाकिस्तान के बीच ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी होती थी। दोनों देशों के बीच एक पेट्रोलिंग प्रोग्राम शेयर होता था। उनकी फोर्सेज आती थी, हमारी फोर्सेज जाती थी। दिए हुए टाइम पर हम दिए हुए पॉइंट पे मिलते थे और 1-1.5 घंटा कॉमन पेट्रोलिंग करी। वो अपने एरिया में ऊँट पे चलते रहते थे, हम अपने एरिया में चलते रहते थे। और एक पॉइंट आता था, बाय बाय टाटा हो गया, वो चले गए अपने तरफ, हम अपनी तरफ चले आए। तो ऐसा कोई पॉइंट आए कि अभी यहाँ से निकलते हैं इस डेजर्ट से, थोड़ा और कहीं पोस्टिंग होना चाहिए? मुझे उस समय चर्चा चलने लग गई थी कि बटालियन कश्मीर जा रही है हमारी। अच्छा। क्योंकि कश्मीर टेररिज्म 89 में शुरू हो गया था।
तो ये हुआ कि अब कश्मीर जाना है इसके बाद। अब बताइए जैसलमेर +50-52 टेम्परेचर से आपको कश्मीर सीधा जाना कश्मीर, है। दैट इज हाउ ए बॉर्डरमैन लिव्स। extreme। बॉर्डरमैन की ही जिंदगी है। लेकिन ये डेवलपमेंट होने के बीच ही मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग सेंटर में हो गई जोधपुर। तो मैं बटालियन से आउट हो गया और साथ साथ बटालियन भी कश्मीर चली गई। अच्छा, तो लेकिन फिर मैं मेरे माइनस मुझे मतलब मैं उसमें नहीं गया क्योंकि मैं तब तक ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर आ गया था। ओके, तो आप फाइनली कश्मीर कब गए हैं? मैं फाइनली गया 94 में। 94 वो दूसरी बटालियन के साथ गया। अच्छा, 1971 बटालियन, 71 बटालियन, जो कि 71 वार लड़ी हुई बटालियन थी। अच्छा, बैरकपुर कलकत्ता में रेज हुई थी और 71 वार लड़ी हुई बटालियन थी। प्रॉपर बांग्लादेश के अंदर युद्ध लड़ी थी पूर्वी पाकिस्तान में। उन्होंने उस बटालियन में मेरी दूसरी पोस्टिंग हुई। अच्छा, दैट वाज माय सेकंड बटालियन, जिसके साथ मैं कश्मीर गया, पहला फेज 94 से तो 97। 94 में भी उतना ही टेररिज्म था खूब था, कश्मीर बिल्कुल, में? काफ़ी बल्कि इस्टेब्लिश हो गया था। अच्छा, यानी टेररिज्म एक तरह से सेटल हो चुका तो था। आपका फर्स्ट इंटरफेस कब हुआ था? मतलब 94 में, first encounter कब 1994 हुआ में हुआ, terrorist? इंडक्शन के समय, अच्छा। जब हम लेके बंगाल से बटालियन कश्मीर में घुसे। तो हमारा शुरू में एक तरह से जो बटालियन वो ऑलरेडी पहले से होती है और जो नई गई है, दोनों के बीच एक्सचेंज होता है, बैटन एक्सचेंज होता है। जैसे मैंने चेयर खाली करी, दूसरा आके बैठेगा, तो जो चेयर छोड़ के जा रहा है दोनों के बीच हैंडशेक होता है, एक दूसरे को समझाते हैं ऑपरेशनल इश्यूज। तो जो ऑलरेडी बटालियन थी उसके साथ हमारा एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा था। तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमारी बटालियन पहली बार कश्मीर गई थी। अच्छा, उससे पहले उस बटालियन को कश्मीर का कोई तजुर्बा नहीं था। 71 वार का तो अनुभव था, लेकिन कश्मीर का अनुभव नहीं था। तो वो बटालियन वहाँ इंडक्ट हुई, तो उसमें बंगाली ट्रूप्स बहुत ज़्यादा थे अच्छा, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज़्यादा लड़के थे, नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के 80% ट्रूप्स हमारी वो थी। दे हैड नेवर सीन कश्मीर। तो हमको उन्हें कश्मीर के ऑपरेशनल बारीकियों के बारे में ट्रेन करना था। अच्छा, तो उस प्रोसेस में 4 हफ्ता देना होता है। तो उस दौरान जो ऑलरेडी वहाँ बटालियन थी जिसको निकलना था, वो हमको एक कार्डन सर्च में ले गई दिन में। अच्छा। एक बहुत बड़े गांव का, रत्नीपुरा गांव है पुलवामा में, इट्स अ वेरी बिग विलेज। उसकी घेराबंदी और तलाशी करनी थी। अच्छा, तो उसमें हम लोगों को ले गए सिखाने के लिए कि घेराबंदी और तलाशी कैसे होती है। उसको प्री इंडक्शन ट्रेनिंग का पार्ट बोलते हैं। वो कंप्लीट करके जब वो वापस लौट रहे थे तो अगले गांव में एम्बुश हो गया, हमारे ऊपर फायर हो गया। अच्छा, रास्ते में बिल्कुल चलते चलते रोड पे तो फायर हुआ। तो मैं पहली बार लाइफ में टेररिस्ट देखा। अच्छा, फायर हुआ, गाड़ी रोकी, गाड़ी से हम लोग जंप किए, जिधर से फायर आ रहा था धान का खेत था, घुसे, काला कपड़ा पहने हुए AK-47 का बैरल पीछे रख के फायर करता हुआ भाग रहा है। वो मतलब वो आगे आगे रहा, बैरल को पीछे किए हुए है। तो कुछ मतलब हम पकड़ नहीं पाए उसे क्योंकि दूरी बहुत थी। फिर वो जंगल में चला गया। हम लोगों ने चेज किया, फिर एक पॉइंट आया कि हम आगे चेज नहीं किए। वो ऑन फुट थे? ऑन फुट थे वो, एम्बुश ऑन फुट ही करते, हम लोग गाड़ी में थे। वहाँ से फिर हम मूव किए तो अगला गांव जो हमारा लोजूरा गांव, वहाँ फिर एम्बुश हो गया। अच्छा, मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हर गांव में टेररिस्ट थे, इतना हर गांव में फायर आता था, हर गांव में टेररिस्ट थे। वहाँ भी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, खैर हम आ गए। तो पहली बार फील हुआ कि कश्मीर में आप मूव करते हो तो फायर आपके ऊपर कैसे आता है। तो आप लोग इक्विप्ड थे? इक्विप्ड थे, वो सब इक्विप्ड थे, बुलेट प्रूफ सब जैकेट कुछ था सारी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट कई बार क्या होता है कि हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि ये ओपन एरिया एक तो था, एक टेररिस्ट करके भाग रहा है तो क्या हम पूरी रात इसे पीछे भागें। और अगर अर्बन एरिया है तो घेरना आसान है, ओपन एरिया में उसने जंगल पकड़ लिया तो फिर कब तक ढूंढते रहोगे। तो ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हैविंग बीन फायर्ड, having ambushed, seeing a terrorist। और क्या ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन तो तुरंत जंप करिए गाड़ी से, इतनी जल्दी मतलब हाँ, काम करते काउंटर एम्बुश ड्रिल इसी को बोलते हैं। अगर आपको एम्बुश हुआ तो पहला होता है कि आप जहां आप पे गोली आई वो एरिया थोड़ा छोड़िए, उस एरिया से 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप वहाँ खड़े रहेंगे तो जो फायर कर रहा है वो कंटिन्यूअस फायर करेगा, और आपने एरिया थोड़ा सा आगे पीछे हो लिए तो उस आदमी का फिर जो उसको चेस करेंगे, फिर उसके बाद चेज करिए आप उधर जहाँ जिधर भाग रहा है। अगर आपने देखा तो आपको चेज करना है, नहीं देखा तो फिर ठीक है, काउंटर एम्बुश में अगर किसी की इंजरी हुई है उसको संभालिए, फिर वो एरिया घेरिए, आज नहीं अगले दिन घेरिए। तो वो डिपेंडिंग अपॉन किस सिचुएशन में एम्बुश हुआ, कहाँ आपके ऊपर फायर हुआ, किस इंटेंसिटी में हुआ, क्या इम्पैक्ट रहा,
तो ये पहला अनुभव हुआ। और दूसरा हुआ कि बटालियन जब वो जाने लगी तो हम लोगों ने चार्ज ले लिया ऑपरेशनल, यानी हम वहाँ के अब होल्डिंग बटालियन बन गए। तो उसी दिन 3 घटना एक ही साथ हुई। अच्छा। एक तो हमारी टीम गई थी पेट्रोलिंग के लिए, तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट को AK-47 लिए हुए जिंदा पकड़ लिया। उतना मेजर हाँ, जिंदा पकड़ लिया। वो पैसा वसूल रहा था एप्पल आर्चर्ड में। तो लड़कों को पता नहीं था टेररिस्ट होते कैसे हैं। उनकी कोई familiarity अपने नहीं। लड़कों ने उसे पहले देखा नहीं था। BSF के जवानों ने जिस बटालियन में था AK-47 वो लटकाए हुए, इन्होंने रिएक्ट किया, दौड़ाया और उसे पकड़ लिया। वो फायर नहीं कर पाया। अच्छा। वो जिंदा पकड़ के लाए। गुलजार, अभी भी मुझे नाम याद क्या है। यही नाम है? गुलजार नाम था उसका। और दूसरा, उसी शाम को रॉकेट अटैक हुआ हमारे हेडक्वार्टर पे। तो टेररिस्ट ने रॉकेट से फायर किया। एक जॉइंट इंट्रोगेशन सेंटर था हमारा। अच्छा। उसकी वायर मेशिंग को फाड़ते हुए और एक पॉपुलर का पेड़ था उसको काटते हुए रॉकेट का जो रॉकेट है वो DC ऑफिस के नींव में धंस गया, एक्सप्लोड नहीं हुआ। और एक कुक था सोया हुआ, मच्छरदानी लगा के उसकी मच्छरदानी को फाड़ के गया वो। और उसी दिन हमारे नए CEO ने चार्ज लिया था। तो उनका पार्टी वार्टी चल रहा था। जब हम उठ के भागे तो देखे कि वो कुक सो रहा है। वो अभी भी सो रहे हैं जबकि वो थका हुआ था बेचारा, रोटी बना रहा है, खाना बना रहा है। रॉकेट फाड़ के निकल गया मच्छरदानी से, उसे कुछ पता ही नहीं। जाके जगाए, रॉकेट देखा तो वो नींव में धंसा हुआ, फटा नहीं वो। और पॉपुलर का पेड़ साइड से कटा हुआ और वायर मेशिंग थ्रू एंड थ्रू हो रखी थी क्योंकि रॉकेट घुस गया ऐसे। तो हमने कहा देखो यार बड़ा अच्छा वेलकम हुआ हमारा, मतलब हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन से हम लोगों ने अपने को तैयार किया कि इस एरिया में अगर रहना है तो आपको इवनिंग में पूरा एरिया डोमिनेट करना पड़ेगा। आपको इर्द गिर्द के एरिया में आपकी प्रेजेंस दिखनी चाहिए, अदरवाइज तो ये रॉकेट अटैक करेंगे हमारे ऊपर। और उसके बाद तो जो ऑपरेशनली हम लोगों ने प्रिपेयर्डनेस करी कि पूरा टेन्योर में कभी दोबारा अटैक नहीं हुआ हमारे हेडक्वार्टर पर, सिंगल अटैक नहीं। 97 में हम डी इंडक्ट हुए तब तक कोई दूसरा अटैक नहीं हुआ। तो आपका कश्मीर में से पहला ऑपरेशन जो आपने खुद लीड किया हो वो 2003 का जो मेजर वो फिर अगला फेज था। इस फेज में भी बहुत सारे ऑपरेशंस किए, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन थे, रादर ज़्यादा डेंजरस थे। अच्छा। लेकिन वो बड़ी लंबी कहानी, क्योंकि उस समय टेररिज्म इतना ज़्यादा था कि आप एक हफ्ते में 2-2, 3-3 ऑपरेशन करते थे। इतना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी। अच्छा। 97 में मैं वापस चला गया इंदौर, मुझे ट्रेनिंग सेंटर में 3 साल का पोस्टिंग मिला। और फिर 2000 में वापस मैं श्रीनगर आया। और 2001 में वो पार्लियामेंट पे अटैक 2001 में हुआ। आप तब वहीं पे? बिल्कुल, मैं पार्लियामेंट अटैक के समय में मैं कश्मीर में था। JNK असेंबली अटैक के समय में कश्मीर में था। अच्छा, सारे मेजर इवेंट्स के। और पार्लियामेंट अटैक और 2000 में जो 2 सुसाइड अटैक हुए 15 कोर हेडक्वार्टर पे, तब भी मैं वहीं था। और 2000 के दिसंबर में हमारे खुद के हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। अच्छा। ममता होटल डल गेट पे। तब तो मैं अंदर ही था। हम ही लोगों ने काउंटर सुसाइड ड्रिल कंप्लीट हम ही ने करी, टेररिस्ट को मारा 2 को। अच्छा। हमारा एक जवान शहीद हो गया उसमें संतरी। तो ये सब सिलसिला चल ही रहा था कि पार्लियामेंट अटैक हो गया दिल्ली में। पार्लियामेंट अटैक के बाद जैश ए मोहम्मद का चीफ ऑपरेशनल कमांडर गाजी बाबा एक मेन एक्यूज डिक्लेयर हुआ और वो उसको पकड़ने मारने का एक बहुत बड़ा चैलेंज था सबके उसका ऊपर। जो आपने 2 साल आपने उसको सर्च किया, फिर उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल। हाँ, तो वो कैसे आफ्टर हिम बीइंग वो एक्चुअली पार्लियामेंट अटैक के बाद जो उसकी डिटेल्स निकल के आई कि कैसा दिखता है वो, क्या हैबिट्स हैं। उससे पहले उसका कोई वो नहीं था। अच्छा। उससे पहले उसकी कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। जो ज़्यादा डिटेल्स निकल के पार्लियामेंट अटैक के बाद ही आई। ओके। जो अफजल गुरु के बयान के बल पे या जो भी लोग OGW पकड़े गए थे उन्होंने जो उसके बारे में बताया, तब जाकर के उसका हंट शुरू हुआ। तो इंडियाज ओसामा बिन लादेन। हाँ, इंडियाज ओसामा बिन लादेन जिसको आपने पकड़ा फाइनली। तो वो कश्मीर में था। ये पूरा सर्च आपने कैसे, मतलब हाउ डिड यू ज़ीरो? पहली बात तो ये कि वो कश्मीर में था, ये पता था। अच्छा। सैटेलाइट फ़ोन वो यूज़ करता था। सैटेलाइट फ़ोन का जो हायर हेडक्वार्टर के डेटा वगैरह थे उससे तो ये आइडिया लगता था कश्मीर में है। और जो पकड़े गए थे पार्लियामेंट अटैक के बाद, इन लोगों के भी बयान थे कि वो कश्मीर में ही रह रहा है। अच्छा। दिल्ली पुलिस कई बार इन लोगों को लेके गई भी थी उसके अड्डों को ढूंढने के लिए, लेकिन अड्डे तक वो नहीं पहुंच पाई। और 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कश्मीर जाने का निर्णय लिया, उस दौरान गाजी बाबा ऑलरेडी श्रीनगर सिटी के अंदर सिटी में वो अपना अड्डा शिफ्ट कर चुका था। अच्छा। और कंप्लीट साइलेंसर पिस्टल शूटिंग
और ग्रेनेड थ्रोइंग से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो वो नुकसान पहुंचा रहा था, ये मुहिम ऑलरेडी वो कर रहा था 1.5-2 साल से, और इससे बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई। और उसको रह कर कर रहा था, रह के कर रहा था, क्योंकि सिटी के अंदर वो आ गया था उस समय। अब सिटी में रह कहाँ रहा था पता नहीं था हमको, तब तक पता नहीं लगा जब तक प्रधानमंत्री महोदय के आने के दिन एक सुसाइड अटैक हुआ लाल चौक में, और अगले दिन जब वो जा रहे थे तो जिस पाकिस्तानी टेररिस्ट को सुसाइड अटैक करना था उसको हमने जिंदा पकड़ लिया। अंसार भाई को। अंसार भाई, हाँ, वो भी उससे वहीं से शुरू होता है गाजी बाबा को पकड़ने या मारने की एक्चुअल कहानी। अच्छा। अंसार भाई के इंट्रोगेशन से हम लोग रात को उसका अड्डा पूरा बस्ट करते हैं, उसके अड्डे की पूरे वेपन, हथियार, अम्युनिशन। और वो अड्डे पे नहीं होता जी, वो अड्डे पे नहीं था। नहीं, वो तो हम पकड़ लिए थे। उसी को लेके उसी के निशानदेही पे गए थे। उसका जो कलीग पाकिस्तानी था वो अड्डे पे नहीं था। अच्छा। वो रहता तो इनकाउंटर होता। तो एक अंडरग्राउंड तहखाने के नीचे उसका पूरा सामान रखा था, वो पूरा निकाला और नेक्स्ट डे हमने, और उस मकान मालिक को भी लेके आए। वो घर था, एक कश्मीरी, लोकल कश्मीरी का घर था जिसको इन्होंने अपना अड्डा बना रखा था। उसके इंट्रोगेशन से हम एक ऐसे कारपेंटर तक पहुंचे जिस कारपेंटर ने इस तरह का एक सीक्रेट चैम्बर डिजाइन करता था। अच्छा। टेररिस्ट के लिए, सिर्फ टेररिस्ट के लिए टेररिस्ट उसे कराते थे काम। अच्छा। और उसने गाजी बाबा के लिए भी डिज़ाइन किया था। तो उसको पकड़ के जब लेकर आए तब असली पता लगा कि किस मकान में गाजी बाबा है। ये पता करते करते 29 तारीख हो गई। 27 को पीएम आया, 28 को चले गए। 29 का ये डेवलपमेंट है। 29 के इवनिंग तक हम लोगों ने अड्डा पक्का पता कर लिया कि किस घर में रह रहा है। और उसी रात को 3:40 के करीब हम लोगों ने उस घर को घेरा। अच्छा। घेरने के बाद ग्राउंड फ्लोर सर्च किया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद जिस कमरे में आप बैठी हैं इससे थोड़ा बड़ा कमरा रहा होगा। अच्छा। और एक शीशे का प्रॉपर मिरर फिटेड था, लुकिंग मिरर दीवार में, जो उसने आपको बताया था उस कारपेंटर ने डिज़ाइन किया था। उसी के निशानदेही पर हम लोग बिल्कुल रूम के अंदर ही कांच तोड़े, और उसके बाद तो फिर इनकाउंटर ही हो गया। तो फिर तो अंदर बैठे थे दोनों पाकिस्तानी। अच्छा, वो शीशे के पीछे बैठे थे। उनको इल्म नहीं था कि हम सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। अगर उनको इल्म होता तो सबको मार सकते थे, या कम से कम सीक्रेट चैम्बर से निकल करके वो अपनी पोजीशन लेते तो भी नुकसान हो सकता था हमारा। अच्छा। बट वो बच गया। लेकिन वो जो आप बता रहे कि उन्होंने वो फिट किया हुआ था सीसीटीवी नाइट विजन डिवाइस, तो उसका हमें पता नहीं था। अच्छा, आपको नहीं, उसके बारे में हमको नहीं पता। तो मारने के बाद जो मकान डिमोलिश हुआ और चीज़ें रिकवर हुई, उसमें ऑलरेडी सीसीटीवी का मॉनिटर अंदर और नाइट विजन डिवाइसेस के जो उसके पॉइंटर्स होते हैं वो सारे मिले। तो पता लगा कि ये तो हमारी सारी एक्टिविटी देख रहा था। तो इसका मतलब आपको पूरा अंदर, टीम को अंदर आते हुए देख लिया है? बिल्कुल देख लिया। तो घेरा लगते ही देख लिया था वो। उसने रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको पता था मकान वकान सर्च करके लोग चले जाएंगे। उनको ये लगा कि वो अंदर ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि सीक्रेट चैम्बर उसका बिना किसी के बताए ढूंढ भी नहीं सकते आप। अब इसी घर में हम बैठे हैं, इस वॉल के पीछे कोई सीक्रेट चैम्बर बना हो और उसकी ओपनिंग कुछ इतनी सीक्रेटिव हो, तो अनटिल अनलेस कोई बताएगा आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन कश्मीर में ये कॉमन है, हाइड आउट्स। एग्जैक्टली, हाइड आउट तो जो टॉप रैंकिंग टेररिस्ट हैं सब अपने हाइड आउट बहुत तगड़ा बनाते हैं। तो वो है कि आपको फिर वॉल छानना अब इतनी ज़्यादा तादाद में मकान है, और जब तक स्पेसिफिक ना हो अब कितने मकान ढूंढेंगे? मकानों की कोई गिनती नहीं है डाउनटाउन में, इतना थिकली पॉपुलेटेड है। तो वो मोमेंट जब आप रात को सोच के निकले कि आपको ये करना है, एंड यू वर लीडिंग दैट ऑपरेशन, तो आप घर से क्या बोल के निकले? घर से मैंने बोला था कि एक थोड़ा सा टफ ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा। और इस ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, आज रात को कुछ भी हो सकता है, तो देखते हैं, सवेरे आते हैं, यही बोला था मैंने। बहुत डिटेल में नहीं बताया था। तो वाइफ का व्रत था अगले दिन 30 का, तो वाइफ ने बोला कि मतलब अपना ध्यान रखना। ऐसा पहली बार बोल के गए थे? हाँ, ऐसा पहली बार बोला था। तो आप यू न्यू दी ग्रेविटी ऑफ दैट, मतलब ये नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है। अच्छा। और ऑलरेडी एक जिंदा पाकिस्तानी आपके पास था, डिप्टी चीफ गाजी बाबा का, और चीफ आर्किटेक्ट था जो कि डिज़ाइन करता था हाइड आउट। तो उस हाइड आउट पे आप जाएंगे तो आपको मान के चलना चाहिए कि वहाँ इनकाउंटर होगा। ये लक की बात है कि गाजी बाबा नहीं होता तो वहाँ इनकाउंटर नहीं होता, हो सकता है किसी और हाइड आउट में रहता, बट हमको लकीली वो मिल गया वहाँ। वो हमारे लिए एक अच्छी बात रही कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ, नहीं तो शायद वो बच भी सकता था।
तो उसका तारीख आ गया था मुझे लगता तो आपने जैसे जब उस पे अटैक किया जो then वो ग्लास को दोनों- हमने ब्रेक हाँ, किया तो हमारा बड़ा दिल से स्वागत हुआ ग्रेनेड और फायरिंग से। oh my God, तो शुरू में जो ग्रेनेड्स पड़े उसमें तो हमारे टीम के 4-5 लोगों को ग्रेनेड इंजरी हो गई, उनको रूम छोड़ना पड़ा। तब तक वो फायर कर ही रहा था, मैं तो मुंह पे था उसके ओपनिंग पे ही। तो मैंने AK-47 मेरे पास थी, मैंने उनके फायर, पास भी AK-47 उनके पास भी AK-47 थी। Okay. मैंने फायर किया तो एक तो लुढ़क गया, तो वो आगे जो बॉडी पलटी थी वही गाजी बाबा की बॉडी थी, जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ। तब हमें नहीं पता लगा कि किसको लग रही गोली, कौन मारा जा रहा। दूसरा निकल के भागा वहाँ से, राशिद भाई। अच्छा, तो टेरेस से जंप किया तो फर्स्ट फ्लोर पे उसको जवानों ने मार दिया। तो 2 ही टेरेस थे अंदर, दोनों पाकिस्तानी थे। ये 2 थे, हाँ, गाजी और बाबा और राशिद भाई। और हमारे जो अंगरक्षक था एक सिपाही बलबीर, उसको गोली लग गई, वो शहीद हो गया। उसको पहला बस्ट ही लग गया, हमारे से पहले उसको इंजरी लगी। अच्छा, जब और भागते वो- हुए राशिद ने जो फायर किया वो मेरे हाथ पे, ये कंप्लीट बस्ट लगा, पेट में लगा, पैर में लगा, चेस्ट में लगा। आपको टोटल 7 7 बुलेट, गोलियां लगी। तो ये पूरे हाथ में लगते चले गए, मतलब हाँ, कितनी बस एक्चुअली हाथ की ही गोली पता लगी मुझे, बाकी इंजरी मुझे कुछ नहीं पता लगा। उससे पहले आप हाथ का तो हाथ लटक गया। तो AK-47 में करीब 12-14 राउंड रह गया, वो फायर मैगजीन से नहीं हो पाया आगे। अच्छा, हालांकि इनकाउंटर तो फिनिश ही हो चुका था। मैं राइफल भी मेरी अनसर्विसेबल हो गई उसके बाद, क्योंकि जो हाथ पे बस्ट लगा और राइफल पे भी लगा, तो राइफल की बॉडी बल्ज हो गई। हालांकि मेरे पास पिस्टल भी था, तो हाथ लटक गया तो मुझे लगा मैं इंजर्ड हो गया हूँ। तो मैं राइफल को बाएं हाथ से लिया और सीढ़ी से लुढ़का नीचे। मैं होश में था, होश में मैं चल सकता था। उसके बाद भी हाँ, दाहिने पैर में पैरालिटिक इफेक्ट आ गया था, ओके, क्योंकि जो पेट में गोली लगी उसने स्पाइनल कॉर्ड को ब्रूज कर दिया, तो सेंसेशन लॉस हो गया पैर में मेरे। अच्छा, बट आई वॉज एबल टू वॉक। ओके, तब तक एक फ्लोर नीचे आया तो जवानों ने मदद करी, मुझे नीचे उतारा। अंदर बलबीर शहीद हो चुका था, उसकी बॉडी अंदर थी। एक टेररिस्ट की बॉडी अंदर थी। 2 हमारे कोलीग थे, ये बाद में वहाँ से रेस्क्यू हो गए। अच्छा, और फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में तब तक आपको होश था? हाँ, मैं लास्ट तक बातचीत करते गया। अच्छा, आई वॉज टॉकिंग। मैं नीचे आके ब्रीफ भी किया अपने अधिकारी को कि घर घेर के रखना, अंदर टेररिस्ट हैं, कितने मारे गए मैं सही काउंट बता नहीं सकता। और इतना बोलने का कैसे समय या हिम्मत रहता है? या, था, मतलब मैं बोल सकता था। हिम्मत ये था कि ऐसे लगा कि मैं तुरंत नहीं, मतलब अगर कुछ बहुत गड़बड़ होता तो तुरंत मर जाता, अच्छा, तो तुरंत तो फिर मर जाता तो मर जाता, मतलब तब कहाँ बोल पाता। अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं शायद बोलने की हालत में हूँ। नहीं, बट आपको लगा कि इसके बाद हाँ, प्यास survive? लग रही थी, शॉक इफेक्ट भी था, और हाथ तो लटका हुआ था, ब्लीडिंग बैडली हो रही थी। बट एक अच्छी बात थी कि बाकी गोली का तब मुझे पता नहीं था, पेट वाली गोली भी नहीं पता अच्छा। था। वो तो डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में क्लोथ को रिमूव किया, बॉडी एग्जामिन किया, तब उन्होंने बोला कि वो आपको तब आपका मालूम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करना है, स्टमक हमको ऑपरेट करना पड़ेगा, अंदर गोली है, परफोरेशन हो रहा है, और ड्रेन पाइप लगा के उन्हें ब्लड निकालना था। तो वो सब कार्रवाई उनका था, उन्होंने किया। और लेकिन मैं एनेस्थीसिया के बाद ही बेहोशी में गया। उससे पहले आप उससे पहले मैं बिल्कुल बातचीत बात कर, मैं अपना ब्लड ग्रुप भी बताया नीचे आके कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, बी ब्लड ग्रुप का इंतजाम करो, और घर घेर के रखना। टेररिस्ट कितने हैं मुझे पता नहीं, कितने मरे वो भी नहीं बता सकता मैं। हमारा एक जवान शहीद हो गया है, और इतना बता पाया। अच्छा, फिर मन में भी ख्याल आ रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं ऑपरेशन फेल तो आप नहीं तभी हो भी गया। ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे? नेचुरली हाँ, मतलब माइंड में तो वही था कि ये सही रीजन हुआ है बीइंग कि कि नहीं। अगर उस मुकाम पे ऑपरेशन आपका फेल हो जाता, आप गाजीबाबू को नहीं मार पाते, तो आप इमेजिन करिए इस ऑपरेशन को फिर किस नज़र से देखा जाता, course. फेलियर देखा जाता। तो ये है कि जिस मिशन के लिए आप गए हैं, इतने खतरनाक आतंकवादी को मारने गए हैं जो आपके पार्लियामेंट पर अटैक किया, बिल्कुल पाकिस्तानी है, वेल ट्रेंड है, गुरिल्ला वार लड़ा हुआ है, गुरिल्ला वॉरफेयर है। अफगानिस्तान वार लड़ा हुआ है, मोस्ट वांटेड है, भारत की कोर्ट तलाश कर रही है। तो मारने के बाद मैं दिन बन गया, ठीक है, बढ़िया हो गया, और लाइफ बच गई तो थोड़ी खुशी हुई कि कहते हैं ना कि कुछ लॉस हो गया शरीर का, बट अगर शरीर है, लाइफ आपकी है जिसको आप जी रहे हैं, जिस किसी भी फॉर्मेट में जी रहे हैं, तमाम परेशानियों के साथ भी जी रहे हैं, आपकी दिक्कतें हैं आपके साथ जुड़ी हुई। जैसे मेरे साथ कोलोन नहीं है, तो एनल पाउच है, एनल पाउच के साथ हमारी हदबंदियां हैं कि वॉशरूम 17 बार 18 बार तो वॉशरूम जाना पड़ता है, अच्छा, मेडिसिन लेना पड़ता है, हाथ इनकेपेसिटेड हो गया, पैर हो गया, तो ये तो उसके
उसके फॉल आउट रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे कि इतनी मुझे इंजरीज हुई, बट लाइफ 22 साल से बट चल रही आपका है। मेजर रिलीफ था कि मिशन सक्सेसफुल हो गया और कोई बड़ा नुकसान हमारा नहीं हुआ, एक्सेप्ट रिग्रेट फॉर वन लॉस ऑफ बलबीर शहीद बलबीर सिंह। ही वाज अ यंग ऑफिसर। जिस लेवल का ऑपरेशन था हमने कम प्राइस पे किया, बहुत बड़ा कम। स्टेक और था, किसी बहुत भी बड़ा, हाँ। सिविलियन को एक भी गोली नहीं लगी, और इतना ये सराहा गया कि that's true. डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया इस ऑपरेशन को कि वी आर प्राउड टू से दैट वी किल्ड आवर ओसामा बिन लादेन ऑफ इंडिया। अब जो कीर्ति चक्र फिर उसके बाद 12 इसमें दो डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिले और 10 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला, क्योंकि 12 एक स्ट्रोक में 12 गैलेंट्री अवार्ड बड़ा कम, सुना नहीं है, नहीं मिलता, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड, शहीद बलवीर को शौर्य चक्र, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र मुझे। तो ये सब गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि भाई ये ऑपरेशन इस लेवल का सक्सेस था तो हम ये करेंगे। और जो अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, पब्लिक में किसी को सिंगल गोली नहीं लगी, डाउनटाउन उस घर के अंदर खुद सिविलियन थे, नीचे कंप्लीट कमरों में घर वालों को एक जगह रखा था, बच्चे थे, बूढ़े थे, लेडीज थी, नॉट ए सिंगल पर्सन वाज इंजर्ड। तो ऑपरेशन इतना नीट एंड क्लीन हुआ। तो आप जब उस ऑपरेशन से अभी आप देखते हैं पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो इतना क्लोज आ गए टेररिस्ट, वो पूरा वैली में घुस भी गए, उन्होंने ऐसे सिंगल आउट करके लोगों को मारा। तो इस लेवल का जो ये टेररिज्म अभी है, मतलब ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन गोइंग ऑन तब से, बट डू वी लैक कहीं पे एक इंटेलिजेंस या ये रोका जा सकता था? देखिए क्या है कि आप उसमें कैसे देखते हैं, मतलब इफ यू हैड स्टिल बीन इन द जॉब? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि लैप्सेस पर से, अगर आप लैप्सेस की बात करती हैं तो लैप्सेस तो हैं, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस तरह के पाकिस्तानी टेररिस्ट जिन्होंने कि पहलगाम जैसा गंदा काम किया है, 26 बेगुनाह अनआर्म्ड टूरिस्ट को मारा, चुन चुन के मारा और उनको डिस्टिंक्शन करके मारा, और उनको बड़ी ऐसी चीज़ें कह के मारी कि जो जनरली टेररिज्म की हिस्ट्री में भी नहीं सुनने को मिलता, और इतनी भारी तादाद में पर्यटक मारे जाएं बड़ा कम सुना है किया है। तो उन्होंने एक्सट्रीम किया। अब बात आती है वो आ कैसे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर JNK में इन्फिल्ट्रेशन एक समस्या है। उस इन्फिल्ट्रेशन को कम्प्लीटली नहीं रोका जा पा रहा है, आसान नहीं है रोकना। अच्छा, ये कह के मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट इतना ज़रूर है कि इट इज़ नॉट ईजी टू प्लग दी बॉर्डर्स एंड टू मेक इट फ्री फ्रॉम एनी इन्फिल्ट्रेशन। कमिटेड ट्रेन ग्रुप पाकिस्तानी जिहादी टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे हालात हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा करके कश्मीर टेरिटरी में घुस सकते हैं, और ये ग्रुप वैसे ही घुसा हुआ है। अच्छा, आने के बाद ये लोग बड़े लॉन्ग टाइम तक जंगल में सर्वाइव कर लेते हैं। They are trained to live in jungle, they are trained to live in high mountains, they are trained to live in the weather rigors, the difficulties and weather conditions जो भी हैं उसमें रह लेते हैं। बड़े ही कम ओवरग्राउंड वर्कर्स के ये इंटरफेस में रहते हैं जो इन्हें खाना रसद पहुंचाते हैं, जो वहीं के लोग फूड वहीं के लोग होते हैं जो लोकल। डेफिनेटली खाना तो ये वहीं से लेंगे, हथियार गोला बारूद असला तो बेशक पाकिस्तान से लेगा है, लेकिन खाने की रोटी तो इन्हें कश्मीर से मिलेगी। तो वो ज़रूर कोई न कोई इनको सपोर्ट करता है, जो भी करता है वो बड़े एक अपने अलग तरीके से करता है। डेड ड्रॉप पॉइंट होते हैं, यानी एक पॉइंट होगा जहाँ रोटी रख के कोई आ जाएगा, उठाने वाला कोई और होगा। दोनों ग्रुप कभी मिलेगा नहीं आपस में, ना एक दूसरे को जानेगा, खाली एक पॉइंट दिया जाएगा, ये लोकेशन है, यहाँ इतने बजे ये चीज़ रखी मिलेगी, वो उन्हीं को पता होगा। दे आर यूजिंग लेटेस्ट एप्लीकेशंस, नॉर्मल मोबाइल पर कोई बात करता नहीं है। और चाइना ने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ अल्ट्रासेट, जो जिसमें कि मोबाइल इंटीग्रेट हो जाता है, ट्रैक नहीं हो सकता, ट्रैकिंग हो नहीं पाती है। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल सर्वे ने उन्होंने बनाए हुए सर्वर्स, जिनके बड़े ही शॉर्ट टर्म एप्लीकेशंस होते हैं, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ऐप यूज़ किया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। अच्छा, तो वो छोटे टाइम के लिए हॉटस्पॉट किसी का ले लेते हैं। तो दे आर डूइंग वेरी स्मार्टली ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड पीपल। I believe that they are part of Indian Army, they are part of Pakistan Army. पाकिस्तान ने शॉर्ट टर्म जिनको रिक्रूट किया है, उनको उनमें से ये लोग वीड आउट किए हुए लोग हैं, जिनको एक पर्टिकुलर टाइम तक वहाँ जॉब देते हैं, उसके बाद इनको इन कामों में लगाते हैं।
तो पाकिस्तान आर्मी इसको एक वेल प्लान्ड एजेंडा के तौर पे लॉजिस्टिक कॉम्बिनेशन, हथियार, कंप्लीट कम्युनिकेशन, इन्फिल्ट्रेशन, टारगेट का चुनाव करना, ये सारे अटैक्स वो लोग वेल प्लान करते हैं और इंडियन टेरिटरी में वो कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारा उनके साथ तो हमें मालूम ही नहीं चल पाया, वो इतना नहीं चल अंदर पाया। तक ये आया। डेफिनेटली अगर थोड़ा भी आइडिया रहा होता तो पहलगांव को रोका जा सकता था, या नहीं तो टूरिस्ट को वहाँ जाने से रोका जा सकता था, एटलीस्ट रिस्ट्रिक्ट कर हाँ, सकते या थे। कोई न कोई वहाँ पर एक एरिया डोमिनेशन का कोई सिस्टम रहा होता जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग होते जो रिएक्ट कर सकते थे। उनको फ्री मीडोज मिला, फ्री मेडोज मिला, जिसमें कि उन मेडोज में लोग जाके एंजॉय कर रहे थे और वो बहुत टाइम से देख रहे थे। उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर उनको चुना और एक इंडिया के अंदर बहुत डिफरेंट सिचुएशन पैदा करने के पर्पज से काम किया गया था। ये उनका इंटेंशन था। किल तो करना ही था, साथ साथ इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है, हैविंग मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल कम्युनिटी, कास्ट, बिलीफ्स, फेथ, लैंग्वेजेस, इसके अंदर एक बड़ा कांड हो, देश के अंदर एक अनकंट्रोलेबल राइट्स शुरू हो जाए। एवरीवन इज हिट। यस, ये उनका बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव था, बड़े भारी ऑब्जेक्टिव के साथ किया। अच्छी बात हुई कि ये चीज़ हुई नहीं हमारे यहाँ। हाँ, सब लोग एक पाकिस्तान सेंट्रिक गुस्सा, हैट्रेड और रिएक्शनरी एटीट्यूड्स के से ही फिल्ड अप हो गए कि ये पाकिस्तान ने किया है, हमें जो कुछ करना है इनके खिलाफ करना है, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इंक्लूडिंग कश्मीर के पीपल। आई मीन कश्मीरी देमसेल्फ रादर दे वर पार्ट ऑफ द कंडेमिंग द इंटायर एक्ट। वो बल्कि प्रोसेसन निकाला, डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने, इस अटैक को काफ़ी उन्होंने उसकी तो निंदा ये जो हमारे गैप्स हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क में थे, तो सर आप हमेशा इतने काउंटर टेररिज्म डिविजन्स में रहे हैं हमेशा, लाइक यू इन द BSF, उसके बाद आप NIA भी NIA में रहा मैं, और बाकी एजेंसीज में कुछ और वो भी काउंटर टेररिज्म के वजह से ही थे। और क्योंकि ना पुलिस ने ना आर्मी में, तो ये जो आपका इसमें एक्सपर्टीज़ है इसकी वजह से, तो ये जो अभी गैप्स हैं, कैन ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये कैसे स्ट्रेंथन? देखिए, इसमें स्ट्रेंथनिंग क्या है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को काफ़ी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अब ये बात भी डिफ़िकल्ट है, लोग कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी आसानी से अभी वहाँ नहीं मिलता, नहीं, बट उनको भी तो मिल लेकिन रहा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस पॉसिबल है, मेरा ये मानना है, जो मैंने काम किया है। ह्यूमन नेटवर्क को हमें काफ़ी स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा है, और आपको उस ह्यूमन नेटवर्क को प्रोटेक्ट भी करना है, और आपको उसकी सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है। यू कैनॉट डाइवर्स द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, करता भी नहीं है कोई। खर्चीला भी हो सकता है, ये मोटिवेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं, इस केस में भी AI है हमारे पास, लेकिन हमने उनकी एक्टिविटी को हम नहीं पता कर पाए, तो कहीं न कहीं तो ये लैप्स हुआ है। तो हमको ये चीज़ स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, और जो OGW हैं उनकी पहचान के बाद उसमें जो ज़्यादा क्रिटिकल OGW हैं, OGW is overground workers who help and who aid the terrorist by logistics, by shelter, by transporting themselves, उनको गाड़ी मुहैया कराना, पैसे मुहैया कराना, खाना मुहैया कराना, उनके लॉजिस्टिक्स, वेपन को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना, एवरीथिंग जो उनके लिए वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो करते हैं। तो ऐसे OGW बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो क्रिटिकल हैं, जिनका हर एंगल से कंफर्मेशन हो जाए, उनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट लॉ, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको उठाया जाना चाहिए, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होनी चाहिए, इनका जो भी एज पर लीगल रिजीम इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना है, इनको एक लेसन मिलना चाहिए कि ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी अगर आप कि किसी भी काम से टेररिज्म वहाँ बढ़ रहा है, टेररिस्ट को फ़ायदा पहुँच रहा है, तो एग्जाम्पलरी लेसन इनको दिया जाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी के जैसे फोर्सेस में जो ऑफिसर्स, दे शुड बी, दिस शुड बी आवर, आई थिंक दे आर डूइंग, मतलब ये जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ चीज़ ऐसा नहीं है कि वहाँ हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, बट इसको अग्रेसिव करने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि ऐसे तो कोई आके वहाँ बिना लोकल सपोर्ट के तो ये काम नहीं करेगा। वो लोकल सपोर्ट चाहे 2% हो, 4% हो, 5% हो, वो भी बहुत है करने वालों की, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। जो लार्जर पॉपुलेशन है वो इन चीज़ों में नहीं है, बट ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई न कोई सपोर्ट कर ही रहा है।
क्योंकि उनका जो OGW के रिक्रूटमेंट का नेटवर्क है वो चल तो रहा ही है, बिना उसके तो ये नहीं हो रहा। उस नेटवर्क में कैसे मतलब उस break नेटवर्क कर में सकते घुसने हैं? का टेक्निकली और ह्यूमनली दोनों चीज़ पॉसिबल है। हाँ, आपको कुछ अनकन्वेंशनल काम भी करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ बॉक्स भी करने पड़ेंगे। दे मस्ट बी डूइंग, ऐसा नहीं हो डिफरेंटली वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। यस यस, क्योंकि वो सिंपल बात है कि वो हमें काउंटर कर रहे हैं अपने मॉडस ऑपरेंडी से, अपनी टेक्निक से, अपने तरीक़ात से। हमको फिर उसका काउंटर निकालना पड़ेगा और ये चीज़ पीसफुल हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है। हमको लगातार सोचते रहना है, तो कंटिन्यूअसली उस पे यस, हमको लगातार सोचना है कि आगे क्या चैलेंज आ सकते कि हैं, उनको आउटस्मार्ट कर सकें। आउटस्मार्ट कैसे करें, ये एक बड़ा भारी रिक्वायरमेंट है। और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितनी फोर्सेज वहाँ ग्राउंड पे काम कर रही हैं, सबका बड़ा ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जेके पुलिस इज ए वेरी कैपेबल पुलिस, इंडियन आर्मी, RR, CRPF, उनमें कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। कश्मीर में कोई काम ही नहीं ऐसा जो ना कर सके, इतनी तगड़ी ये फोर्सेस हैं। बट वही है कि ग्राउंड पे इनका कोऑर्डिनेशन और लोकल लोगों का जो ह्यूमन वर्टिकल है उसकी नेटवर्किंग, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके ये काम नहीं हो पाएगा। तो इसको बेटर करने की ज़रूरत है। सर, जैसे अभी जो बच्चे, अभी आई थिंक हम अपने लास्ट उस पे आ गए, जो अभी स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, जो यू नो हु वांट टू जॉइन द फोर्सेस, तो उनको जैसे अभी आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? हाउ शुड दे प्रिपेयर एंड हाउ शुड दे, व्हाट शुड बी देयर माइंडसेट? देखिए, मैं अभी एक आपके पास मई महीने का जो आपने मई में जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यानी पाकिस्तान के इस टेररिस्ट एक्ट को जैसे इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी? आ सकती है, बिल्कुल। यानी इंडिया दुनिया के एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बसा हुआ है और भारत एक इतने चुनौतीपूर्ण पड़ोसियों को लेके चल रहा है। तो जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी है, तो भारत को के सामने ये चुनौती कभी भी आ सकती है और नए तरीके से आ सकती है। आपने देखा भी है कि पिछला रिस्पांस रहा पाकिस्तान का, वो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। बिल्कुल। इंडिया ने जो किया, उसका पाकिस्तान ने जो काउंटर किया, बिल्कुल डिफरेंट रहा है। ह्यूमन बीइंग कहीं नहीं दिख रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी है जो काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में वो भी हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो भी यूक्रेन ने रशिया के साथ किया है, उनके 42 एयरक्राफ्ट को डैमेज करने के लिए जिस तरह से उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया है, हम तो कह रहे हैं इंडिया को सबसे ज़्यादा इस पर सतर्क रहना पड़ेगा पाकिस्तान से। तो हमारी जो यूथ है, ज़रूरी नहीं यूनिफॉर्म में ही रह के वो ये करे, हमारी यूथ, हमारी जनरेशन, उसको सिक्योरिटी रिलेटेड इशू को लेके हमेशा कॉन्शियस रहना है। कंट्री सेफ है तभी उनका फ्यूचर सेफ है। तो वो जहाँ जिस किसी भी किरदार में है, दे हैव टू थिंक इंडिया फर्स्ट। मतलब भारत की सुरक्षा अनकम्प्रोमाइज्ड है। तो हम कितने पार्टी के हों, पॉलिटिक्स के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी लैंग्वेज के हों, किसी भी स्टेट के हों, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल है कि 51 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट अपोजिशन पार्टी हैड ट्रेवल्ड 35 कंट्रीज टू expose Pakistan against terror, basically. And to convey our message कि this was our response। ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिनको हम चुन के 542 लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो ये कर रहे हैं। तो पब्लिक को भी अपने अंदर जो डिफरेंसेज हैं वो नहीं रखना चाहिए। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी इशू पे सब एक हैं और हर रोल में उसको किया जा सकता है। AI का ज़माना है। You mean चाहे वो टेक इम्प्रूव करने में हो? बिल्कुल वो है। अब आप जैसे ड्रोन का है, इंडिया में इतने स्टार्टअप हैं, more than 500 स्टार्टअप्स, दे आर डूइंग वर्क ऑन एंटी ड्रोन सिस्टम। तो हमको एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम करना है। इसमें स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा रोल है, इसमें साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, यंग माइंड्स का बहुत बड़ा रोल है। भारत में ईरान आज की तारीख में 20 ड्रोन डेली बना रहा है। 20 ड्रोन्स दे आर प्रोड्यूसिंग एवरी डे। क्योंकि आने वाला टाइम में लो कास्ट वारफेयर यही है कि जिसको करना आसान है लेकिन उसको काउंटर करना बहुत डिफिकल्ट है। ड्रोन एक ऐसा अटैक है, ड्रोन खरीदना आसान है, सस्ता है, उससे अटैक करना आसान है, लेकिन उससे बचाव उतना ही टफ है। बचाव उतना ही टफ है। तो हमको काउंटर मेजर्स भी सोचने पड़ेंगे। तो हमारे यंग माइंड्स, बच्चे, सिटीजन्स, साइंटिस्ट, DRDO, स्टार्टअप्स,
they have to keep thinking different ways in the coming era, जो हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज बनेगा. इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो यही लड़ाई है जहाँ आर्मी विजिबल ही नहीं थी इस लड़ाई में. मार्चिंग कॉलम नहीं दिखा आपको, कन्वेंशनली कोई बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, कोई पैटर्न टैंक और वो नहीं चल रहा है, बट लड़ाई हो रही है. बिना फुल फ्लेजेड बिना भी देयर वाज इनफ. बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक वार है एक तरह से. सो ये फ्यूचर में इस तरह फ्यूचर में इसी पे लड़ाई होगी, और फ्यूचर में शायद इसी को लोग इम्प्रूव करेंगे. और लेटेस्ट एग्जाम्पल यही चल रहा है, जो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर नरवाने का बयान है इसी पे. उनका कहना ही यही है कि आने वाले टाइम में हमको इसको बड़ा, उन्होंने बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले बात कही थी किसी फोरम पे. अच्छा. यस, ही हैड फोरकास्टेड कि कमिंग इवेंट्स कैसे होंगे. तो हमको तो रेगुलर फोर्सेज कर रही हैं, इंडियन आर्मी है, बड़ी कैपेबल नेवी है, एयरफोर्स है, दे आर डूइंग. Are you also still guiding some of the agencies? आपके जो अनुभव है उससे नीड बेस पे जो भी अपना अनुभव शेयर करता हूँ, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ को मैं उनके सामने रखता हूँ. मेरा अपना सोच है जो उसको रखता हूँ, जो मैंने जिया है वहाँ, क्योंकि you have the most experience in dealing with those kind of high मतलब हमको value मौका मिला terrorists. काम करने का, तो मैं अपने व्यू पॉइंट रखता हूँ, बताता हूँ कि मेरी ये सोच है इसके बारे. And they are forthcoming too. यस. अब ये उन पे है कि वो तमाम मल्टीपल एंगल से वो लोग चीज़ों को व्यू को लेते हैं. ये मुझे लगता है जो जिस जनरेशन के हाथ में आज के तारीख में चैलेंज है, उसके फ्यूचर के एक्शन के लिए चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. बिकॉज दे आर नाउ प्रैक्टिशनर, वी आर द पीपल वी आर ऑन द बैक सीट. हमने काम किया, हमारे पास एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ है, हम उस पर अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं. लेकिन जो इस समय वैनगार्ड में बैठे हैं, जो अफेयर्स को डील कर रहे हैं, उनके लिए ये लाभदायक भी हो सकता है. That may be beneficial for them. So they keep interacting, they take input from us, they discuss and we share it. Okay. ऐसे ही चलता है. So it's still you are still contributing to that. Yes, I'm contributing and I wish to contribute. मेरा थोड़ा इसमें मन लगता है. Of course, that's the ये most मेरा थोड़ा सा नशा है, मन valuable, लगता है. ये मैं कुछ इस पे सोचता रहता हूँ. शायद इसलिए कि मैं इतना बड़ा ऑन हैंड मैंने experience, किया, तो right, वो right. इसलिए वो हैबिट में भी है. और कोई चीज़ नहीं सोचता मैं. हमको ये शेयर मार्केट, पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ समझ आता नहीं है. अपनी पेंशन आ जाती है. आपके पास जो रिसोर्स है वो किसी के पास नहीं है, तो वो इट शुड बी यूज्ड. दैट्स व्हाट. बड़ा यूनिक हमारा देश, यूनिक देश है, समस्याएं यूनिक हैं, और हमारे यहाँ ब्रेन है, कमिटमेंट है. हमने हमेशा चैलेंजेस को हम लोगों ने ठीक से हैंडल किया है, और अभी तक हम लोग कहीं हारे नहीं हैं. तो ये चुनौतियाँ हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे देश को हिला देंगी, ऐसा संभव नहीं है. इंडिया इज़ वेरी वेरी कैपेबल टू डील विद द पीपल लाइक पाकिस्तान. ऐसा कुछ नहीं है. That's a very positive note. So on this positive note, we'd like to thank you for all your time and very valuable insights that you gave Thank you us. so much for being so inquisitive, and you tried to go into deep of the issues and tried to dig out. yeah, and I hope the conversation will be of some use to the people who will listen it. I'm totally sure about it. Certainly. Thank you so much, sir, for you so being our much. guest. Thank you so much. Thank you. God bless you.